बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज आपका दिन? यकीनन बड़ा अच्छा जा रहा होगा। मंडे का दिन है, वीकेंड कैसा रहा? इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है कि इस टाइम अगर मौसम की सूरत हाल पे बात करें तो आज मुल्तान का मौसम जो है वो बड़ा खूबसूरत हुआ है। जो इसका टेम्परेचर है वो है जी 27 सेंटीग्रेड इस टाइम टेम्परेचर है और 50% चांसेस हैं कि आज जो है वो बारिश भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि जनूबी पंजाब में इस टाइम जो सूरत हाल है, सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई सिर्फ इसकी वजह से, सैलाब आने की वजह से। बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर भी हो चुके हैं। तो फिर हमेशा जो मैं एक बात करती हूँ कि आप लोगों के लिए आसानियाँ बांटें। जितना आप लोगों के लिए इस मुश्किल वक्त में काम आ सकते हैं तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हेल्प करना चाहते हैं उन लोगों की जो इस समय इस मुश्किल वक्त में आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो लाजमी मदद में देर नहीं करनी चाहिए। लाजमी उन लोगों की आप हेल्प करें। और इसके साथ आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम जो है उसका महीना स्टार्ट हो गया है और आपको पता है कि इस महीने में जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो ये जो टाइम होता है इसमें आप अहले बैत के साथ जो मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो आपकी एक अकीदत होती है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए। उस वाक़े को हमेशा याद रखना चाहिए जो एक वाक़या हुआ। इससे क्या होता है कि आप इस्लाम क्योंकि ज़िंदा ही करबला के बाद हुआ, तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने आप को जो है अल्लाह के साथ जो आपका एक कनेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी राना फ़हद यामीन, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एलुमनाई हैं यूएस एम्बेसी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी आमना आज़म जो कि एलुमनाई हैं यूएस एम्बेसी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आमना? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आपको पता है कि हर मंडे को जो है हमारा ये एक सेगमेंट होता है जिसमें ये जो एलुमनाई होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करते हैं और जितने भी हमारे नौजवान हम लोगों को देख रहे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता है, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स आपके सामने लाए जा सकें जो लोग कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा इदारा है जो आपको एक फुल आपको ट्रेनिंग करता है, तरबियत करता है कि आप मुआशरे में एक मुकाम हासिल कर सकें। तो सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं कि आपका ये सफ़र जो है वो कैसा रहा? जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम फॉर इन्वाइटिंग अस। मैं गांव में पैदा हुआ तो 4th क्लास में था, आई वाज इन 4th क्लास। तो उसके बाद हम लोग शहर में शिफ्ट हुए। अब शहर में शिफ्ट होने के बाद यहाँ की स्कूलिंग्स देखी, यहाँ के बच्चों का कॉन्फिडेंस देखा और चूँकि हमारी परवरिश और तबीयत एक गांव के स्कूल में हुई थी तो एक हेल्प डिफरेंस था जिसको हम ना फेस नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ शहर में आके उन बच्चों के बराबर कैसे बैठें जो ऑलरेडी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक तो बजाय मोटिवेट होने के तो थोड़ा सा जो है ना अनकॉन्फिडेंट हो गए कि यहाँ शायद हम जो बातें ये बच्चे जानते हैं और जितनी अच्छी इंग्लिश ये लोग बोल सकते हैं तो हम लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि गांव में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उर्दू मीडियम स्कूल का थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। तो उर्दू मीडियम स्कूल से फिर आपको इंग्लिश मीडियम में आना और आपको पता चलना कि आप सर्वाइव भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के अंदर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर 2015 और 2015 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमने फिर ना अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट किया यार कैसे इस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो किसी अजीज़ ने बताया कि एक प्रोग्राम हो रहा है जो कि यूएस एम्बेसी की तरफ से फंडेड है, इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो वो उसको आप फॉर्म लें और जाके ना जमा करें। एक्सेस का एक तरीकाकार है कि वो पहले आपसे फॉर्म्स लेते हैं तो आप उनको सबमिट कराते हैं। तो मैंने वो फॉर्म्स को सबमिट कराया एंड उसके पास मुझे कॉल आई कि आपने टेस्ट के लिए आना है। तो वी गेव अस टेस्ट जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, आपके बारे में पूछना होता है, नॉर्मल एक कैजुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपने जवाब देना होता है। तो मेरे लिए तो एक बड़ा स्टार्टिंग जर्नी ऐसा था कि मुझे तो एक मौका मिल गया ना अपने आप को रीमोटिवेट करने का कि यार वो मैं भी उन बच्चों के साथ उठकर बैठ के बात कर सकूँ, मैं इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक इंग्लिश बोलने वाले को थोड़ा सा वैसे ही रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आई पास द टेस्ट एंड फिर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। तो मैं सर को कहा करता था कि 9 सितंबर को पहली क्लास थी कि सर जो मेरी क्लास थी ना सर वो 15 अगस्त को ही शुरू हो गई थी क्योंकि मुझे तो पहली दफ़ा पता चला था ना कि गांव से उठ के आना, उसके बाद आपको
ये पता चलना कि एक टेस्ट होता है, हाँ। उसके थ्रू आपने गुजरना है। फिर इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट हमने तो गाँव में यही सुना था कि आप मास्टर्स करेंगे, आप जॉब के लिए जाएंगे तो तब ही आप इंटरव्यू देंगे। तो इतनी यंग एज के अंदर इंटरव्यू देकर इंटरव्यू का फियर भी हमारा खत्म हो गया। मेरे ख्याल में ये जो हमारी ट्रेनिंग इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो ट्रेनिंग थी, ये आपके पहले दिन से ही आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है। तो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद क्लासेस जो है ना शुरू हुई। तो क्लासेस का थोड़ा सा जो तरीक़ाकार था वो भी बड़ा मुख्तलिफ था हमारी आम क्लासेस से। आपके टीचर्स अमेरिका से पढ़े होते हैं, फिर आपको कल्चर एक्सचेंज, जो लोग पाकिस्तान से बाहर से पढ़े हैं, आपको अगर आप जानती हैं अगर आपके दूसरे सूबे से भी कोई शख्स आए तो वो अपने बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताता है। हाँ। तो एक वो लोग जो बाकायदा एक एक्सचेंज कल्चर से पढ़ कर आए हैं। उसके बाद एक्सेस के अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती थी कल्चर एक्सचेंज की कि आप इवेंट सिर्फ पाकिस्तान के सेलिब्रेट नहीं करते थे, आप अमेरिकन इवेंट्स को भी साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें ये होता था कि वीक के महीने के अंदर 2 से 3 इवेंट्स हमारे बन जाया करते थे जिनको हम बड़ा खुलकर जो है ना सेलिब्रेट किया करते थे। और उसके बाद इसी दौरान हमारी लर्निंग स्किल्स प्रैक्टिकली इम्प्रूव हो रही होती थी। उसके अलावा इंग्लिश बोलने का तो मौका वैसे ही मिल रहा होता था क्लास के अंदर। फिर हम कुछ वीडियोस ऐसी देख रहे हुआ करते थे कि प्रोजेक्टर्स के ऊपर प्रेजेंटेशंस के बारे में हमें बताया जाता था। तो एक वो शख्स जिसको सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं और वो तो फिर अपने आप को मोटिवेट कर, मतलब वो बच्चा जो क्लास में पहले डर के बैठा होता था, वो 6 मंथ्स के बाद बेसिकली आपकी एक तरबियत, आपकी कॉन्फिडेंस को बहाल किया जा रहा है ना। आपके एक अगर आपके अंदर टैलेंट भी है तो हर इंसान के अंदर टैलेंट मौजूद होता है, लेकिन उसको सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत होती है कि वो आपका टैलेंट जो है वो सामने आ सके। तो इसके साथ ही हम ना आपसे भी जानेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। मेरी जर्नी भी तकरीबन इनसे मिलती जुलती है। मैं गेलेवाल से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन फ़ारूक आज़म पब्लिक स्कूल से हुई। यहाँ पर आकर मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स नंबर 2 हाई स्कूल से मैट्रिक की और फिर किप्स कॉलेज से FSC करने के बाद मैंने वुमेन यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश में एडमिशन लिया और इस वक्त मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से MPhil इंग्लिश कर रही हूँ। मैंने जो है इंग्लिश वर्क्स का डिप्लोमा, जो कि US डिपार्टमेंट स्टेट का स्पॉन्सर है, ये मैंने 2016 में शुरू किया था, जिसने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ में बहुत हेल्प की। आई थिंक मेरे अंदर जो आज कॉन्फिडेंस है और आज जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ उसके लिए इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि इसके दौरान इस प्रोग्राम के, ये 6 माह का प्रोग्राम था। इंग्लिश एक्सेस जो है वो 2 इयर्स का है और ये 6 माह का इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम है। ठीक है। इसके अंदर मेरी सिस्टर ने मुझे इनकरेज किया, उसने एडवर्टीजमेंट देखी और उसने कहा कि आप इसके अंदर अप्लाई करें। ये 6 माह का प्रोग्राम है। इसके अंदर ना सिर्फ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है, बल्कि आपको जॉब और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर और प्रेजेंटेशन स्किल्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है। इस चीज़ ने मुझे अपनी क्लास के अंदर जो है ना ज़्यादा फोकस और प्रोमिनेंस दी, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन जो स्किल्स मैं इंग्लिश वर्क्स के अंदर सीख कर आ चुकी थी, वो जब मैं क्लास के अंदर प्रेजेंट करती थी तो मेरी टीचर्स जो है ना बहुत अप्रिशिएट करती थी। सही। इसके अलावा जो कंप्यूटर स्किल्स है वो आजकल के दौर में मस्ट है। हाँ, और इसके अंदर जो है मुझे वो उस चीज़ के अंदर बहुत एम्फेसाइज किया गया और उनको सिखाया गया। और सबसे अहम बात जो इस प्रोग्राम की है, US डिपार्टमेंट स्टेट के जितने भी स्पॉन्सर करदा प्रोग्राम है उनके अंदर इस चीज़ को मेन फोकस किया जाता है कि आप जो इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। और उसके अलावा कि उनके ऊपर बर्डन ना हो कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं अच्छा वो ज़रूरी है, नहीं। आपको इंग्लिश, हम बोलते थे कम्युनिकेट हम इंग्लिश में ही करते थे, जिसके अंदर ना सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज भी आ गई। और आजकल के दौर में आपको जानती हैं कि इंटरव्यू के अंदर आपको इंग्लिश बोलना लाजमी होता है। उसके अलावा हमारी जो है इन्वायरमेंट इस तरह का प्रोवाइड किया जाता था कि हम वहाँ खुश होकर जाते थे कि आज हमने कुछ नया सीखना है, कोई नई एक्टिविटी होने वाली है और हमें इसके अंदर किताबों से और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। जैसे कि मैंने इस दौरान ही इंग्लिश वर्क्स के डिप्लोमा के दौरान ही मैंने वो ज्वाइन किया, रीडर्स क्लब ज्वाइन किया, जो कि आजकल मैं रन भी कर रही हूँ और उसके मॉडरेटर भी हूँ। सही। रीडर्स क्लब के अंदर हमें डिफरेंट बुक्स स्टडी करवाई जाती हैं। हम हर मंथ एक नई किताब सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन होती है हमारी, और इससे आपको जो है ना दुनिया के बारे में जानने का मौका मिलता है और आप अपने गोल सेट करते हैं कि हमने फ्यूचर में आगे क्या बनना है और हमारी आगे अचीवमेंट क्या होनी चाहिए। सही। इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। अगर आप लोग यानी कि जो लोग चाहते हैं कि वो इस चीज़ को ज्वाइन करें
तो वो फेसबुक के इनके पान के ऑफिशियल पेज और रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ इनके कोर्सेज और नई जो होती हैं मालूमात आती रहती हैं, आप उसके ज़रिए इसको वो कर सकते हैं। इंग्लिश वर्क्स एक्सेस के अलावा इनके डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं, जिनके अंदर एमफिल फुल ब्राइट के हैं, जिसके अंदर आपको एमफिल और पीएचडी फुली फंडेड अमेरिका के अंदर स्टडी कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम है, जिनके अंदर आप एक सेमेस्टर के लिए फॉरेन अमेरिका की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक सेमेस्टर गुजार कर आते हैं, और वहाँ पर आपका वहाँ कल्चर देखते हैं और सीख कर आते हैं एजुकेशन के हवाले से, जो कि बहुत ही अच्छा है। सही मुकम्मल। तो आपने तो अपना डिटेल में बता दिए कि किस तरह जो है आपकी जर्नी रही और आप इस टाइम अपना काम भी कर रही हैं। और बाकी आजकल हम देखते हैं इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको किसी भी इदारे पे लेकर ना, और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम लोग बोल नहीं सकेंगे तो हम किस तरह आगे काम करें, क्योंकि माशाल्लाह टैलेंटेड होते हैं, डिग्रीज भी उनके पास होती हैं, बस कॉन्फिडेंस को बहाल करना होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा भूल गई आज अपने नाज़रीन को बताना कि आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा खिला हुआ कलर। आपको पता है समर में ये कलर जो है वो बड़ा अट्रैक्ट करता है, मेरा बड़ा फेवरेट भी है। ब्लैक के बाद जो है, ये ब्लैक तो मोस्ट फेवरेट कलर है, उसके बाद जो ये येलो है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है जी नैन बाय अरूज का, ओडीएफ गुलगश्त में एक ब्रांड है, आप वहाँ जा सकते हैं। ओडीएफ में इनका रैक है, नैन बाय अरूज के नाम से, लाजमी जाएं। बड़ी अच्छी कलेक्शन उनकी आई हुई है, समर के हवाले से बहुत ही खूबसूरत कलर आए हुए हैं, तो लाजमी बुटीक पर विजिट करें, अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस करें नैन बाय अरूज के। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये जो आपने जो प्रोग्राम किया, आपने कौन सा किया? उन्होंने तो 6 मंथ्स का किया ना आपने अमेरिकन यूएस एम्बेसी तमाम जो हमारे एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं ना उनको टारगेट कर रही है। उसमें ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम था वो टीन एज के अंदर था, तो हम स्कूल के जो बच्चे थे टीन एजेस 14 से लेकर आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं 19 तक, तो उनके लिए इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। उसके बाद जो इंग्लिश वर्क्स है वो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए जो है ना किया गया था, ताकि एक जो आपके साथ के स्टूडेंट्स के साथ आपका जो माहौल बनता है और जो आपकी फ्रेंडशिप और जो आपकी कम्युनिकेशन बॉन्ड मजबूत होता है, वो शायद आपको एक एज डिफरेंस की गैप से जो है ना आप निकल जाते हैं फिर। तो एक्सेस जो है ना इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये ऑलमोस्ट 85 कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है, और 96,000 स्टूडेंट्स इनके ग्रेजुएट हो चुके हैं। ओनली इन पाकिस्तान 26,000 ग्रेजुएट्स आर नाउ इन पाकिस्तान। और सबसे कमाल बात जो मैंने आपको पहले ये वाली बात बताई थी कि इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो आपको माहौल दिया जा रहा है वो प्रॉपरली आपको प्रेजेंटेशन स्किल एक यंग एज के अंदर जब आपको ये चीज़ें दी जाती हैं। आज आप इंग्लिश वर्क्स को इसलिए मॉडल किया गया कि जो बच्चे इस फेज से निकल चुके हैं टीन एज के, तो उन्हें भी इन चीज़ों की लर्निंग की ज़रूरत है। इसी तरह ये जो हम प्री लर्निंग एज है हमारी, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले ये सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं। कम्युनिकेशन मतलब आई एम एंटरप्रेन्योर, अब मुझे मार्केट के अंदर जाकर लोगों से मिलना है, तो जो हमारी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है वो सबसे आउटस्टैंडिंग होता है। मैं 2017 के जब ग्रेजुएशन हुई थी, उसके बाद जब मैं निकला था ग्रेजुएशन करके, उसके बाद जो मैं पढ़ा था ना, तो मैं लोगों को ये कहा करता था इट वाज एन एयर दैट चेंज माय एटमॉस्फेयर ना, इसने प्रॉपरली मेरा एक एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। तो ये जो टीनेजर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ना एक अलग से प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से प्रोग्राम है, ताकि लोग ओपन होकर कॉन्फिडेंट होकर जाएं और लर्न स्किल करें। इसके अलावा जो हमारा प्रोग्राम था ना वो चूँकि 2 इयर्स का था हमारा, तो बहुत टाइम था हमारे पास, और जैसे इन्होंने कहा कि हम डेली इस खुशी में जाया करते थे। मेरा जो एक्सेस सेंटर था वो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स था मेरे घर से ना। अच्छा। और आधे घंटे के गैप के बाद हमारी जो क्लासेस होती हैं एक्सेस की वो शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट का जो टाइम होता है छुट्टी का स्कूल का, उसके आधे घंटे बाद वो शुरू हो जाती हैं। सही। तो मैं डायरेक्ट स्कूल से जब वहाँ पर सिर्फ इसी शौक में चला जाया करता था कि यार नहीं आज कुछ नया सीखना है। फिर इन्होंने एक बुक क्लब की आपको बात की, हमारे एक्सेस के अंदर चाहे इंग्लिश वर्क्स हो या एक्सेस हो, अमेरिकन एम्बेसी आपको बुक्स की फैसिलिटीज़ देती है। सही। यहाँ पर जो आपकी लाइब्रेरीज हैं उसमें आपका बच्चा जाता है, थोड़ा सा माहौल स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन जब आपको उसी मौके पर उसी जगह पर आपको बुक्स दे दी जाएँ और बुक्स के साथ आपको ये कहा जाए कि आप ये बुक्स पढ़कर आएँ, और ये आप जो आपकी क्लास है उसके बारे में उनको सबको इस बुक के बारे में बताएं। सही। तो अगर आप बुक पढ़कर आते थे और आप क्लियर होते तो आपको एक प्राइज मनी भी इसके साथ मिलती थी, हर बुक के साथ मिलती थी। अच्छा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। तो चले लोगों के लिए कि भाई हाँ चलो ये से भी अट्रैक्ट होके फिर। इसके अलावा हमारा एक स्कॉलरशिप हुआ करता था जो हर मंथ हमें तमाम स्टूडेंट्स को दिया जाता था, और चूँकि अब ये हैबिट्स डेवलप करने का तरीका था, आई प्रेफर आज भी मैं यहाँ पर भी ये कहना चाहता हूँ कि जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को बुक्स पढ़ाने की आदत डालना चाहते हैं ना, तो उन्हें कोई प्राइज मनी
एट द एंड उनसे कहें कि ज़रूर रखें। तो आप ये देखें कि वो बच्चा जो शायद स्कूल की बुक्स बड़ी मुश्किल से पढ़ता था, उसने 1 साल के अंदर, आई हैव द लाइब्रेरी कार्ड राइट नाउ इन माई हाउस, जिसमें 90 बुक्स मैंने 1 साल के अंदर कंप्लीट की। वो स्मॉल छोटी बुक्स थी, करते करते कवर कर, अब वो हैबिट ऐसे डेवलप हुई कि मेरे अपने घर में 10,000 प्लस की बुक्स की लाइब्रेरी है। मुल्तान की तमाम लाइब्रेरीज को मैंने कई दफ़ा जो है ना एम्बेसडर बन के जो है ना मूव भी किया हुआ है। बुक क्लब के पेनीज में से हमारा नाम आता है। तो इन रीडिंग्स क्लब को जब आप लेके चलते हैं, अपने साथ के स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो वो ऑब्वियसली हमसे पूछते हैं इसके बारे में, यार आपने कैसे इतना आगे अच्छा किया। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जब 2016-17 के बाद मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, आई गॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, उसको मैंने रन किया। नाउ आई एम ओनिंग माई ओन कंपनी एंड फ्लोर मिल। तो ये सारी चीज़ें जो उस टाइम सीखी थी इतनी यंग एज में, मेरे ख्याल से 10 साल पहले हमने सीख ली अपने मास्टर्स करने से पहले। नाउ आई एम डूइंग BS इंग्लिश फ्रॉम विलायत हुसैन कॉलेज मुल्तान। तो ये जो आपको डेवलपमेंट यहाँ से मिल रही है ना एक्सेस से, तो आई थिंक वो शायद आपको पाकिस्तान से बाहर जाके मिलती है। जो US एम्बेसी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आपको पाकिस्तान के अंदर ही प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसमें अब आप क्या करिए, आपकी कोई इस तरह, क्योंकि जॉब के हवाले से बड़े लोग परेशान होते हैं ना, इसमें और क्या क्या है, स्किल्स क्या हैं, किस तरह आप अपने आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, किस तरह आप अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। इसके अंदर बहुत सारे, इनके सिर्फ एक्सेस और इंग्लिश जैसे कि मैंने मेंशन किया है वो प्रोग्राम नहीं है, इनके मुख्तलिफ हैं जो कि आप US डिपार्टमेंट स्टेट के प्रोग्राम्स को आप अवेल कर सकते हैं। आप उनके पेज को लाइक करें, उसके अंदर आपको एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, देखते नहीं है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ हमारी मिस हो जाती हैं। तो अगर आप वहाँ पर उनके ऑफिशियल पेजेस को जाकर विजिट करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी, वहाँ इवन के जॉब्स की भी, एम्बेसी की भी जॉब्स आती रहती हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते रहते हैं। और इसके अलावा आप जब एक दफ़ा ये डिप्लोमास कंप्लीट कर लेते हैं, उसके अलावा बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसके हालांकि मैंने 2016 to 17 के अंदर कंप्लीट किया था, लेकिन उसके बावजूद मैं उसके साथ इन टच रही हूँ। मैं पान की पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी हूँ, जिसके अंदर डिफरेंट हमारे कोर्सेज होते हैं। हम ना सिर्फ ये कोर्स करने के बाद ये नहीं है कि आपने वो चीज़ स्किल्स अपने तक महदूद रखने हैं, बल्कि आप रज़ाकाराना तौर पर जो है ना काम करते रहते हैं। अब डिफरेंट जहाँ भी सोसाइटी में आपकी ज़रूरत होती है, आप उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और जो स्किल्स आपने सीखे हैं आप दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि जितने ज़्यादा इसके अंदर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपने सीख लिया तो आप कुछ बन गए, नहीं, बल्कि आपने दूसरों के साथ शेयर करना है। जिनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपने उनको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं हमारे आज के नौजवान जो हैं बहुत सहीन है, खासकर पाकिस्तान के, और वो नहीं जानते कि उनके अंदर कितनी सलाहियतें हैं। आई थिंक आप सबको आगे आना चाहिए और अपनी सलाहियतों को उजागर करना चाहिए। आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में और दुनिया में आपकी बहुत ज़रूरत है। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें और कोशिश करें कि जो आपकी सलाहियतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा निखारने की कोशिश करें। और उसके लिए आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें। बुक रीडिंग जो है ना, वो आपको आपके अंदर की शख्सियत को निखारती है और आपको पता चलता है कि आप इस वक्त कहाँ हैं और आपको आगे कहाँ जाने की ज़रूरत है। अच्छा, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत फ्रेंडली था, टीचर्स क्या आपके साथ किस तरीके से था, लाइजॉन, उसके हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, जो टीचर्स का माहौल था, पहले दिन जब मैं आपको फर्स्ट डे की आपको बात बता रहा हूँ, तो मैंने सर को कहा कि सर मैं जो है ना, मेरा नाम फहद है। तो सर ने ना मुझे खड़ा कर दिया और फर्स्ट टाइम मेरा ये लाइफ एक्सपीरियंस था। आप टीचर्स का देखें मोटिवेट करने का तरीका, यहाँ पर अगर आप कोई इंग्लिश के अल्फाज बोलें तो लोग आपको थोड़ा सा यार ये अंग्रेजी मार रहा है, ये होगा। टीचर्स ने कहा नहीं आएँ आप आएँ, और ऑलमोस्ट 75 स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट डे ही था। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया और एक अचानक आप स्टेज पे चले जाओ और आपको कहा जाए बोले तो आप तो फिर परेशान हो ही जाएंगे ज़िंदगी लाइफ में पहली दफ़ा। तो सर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, आप ये देखें, एंड सर सिंह टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी है, बोलें, कोई भी अंग्रेज पैदा नहीं होता, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर ना एक सोशल, जो हमारा साउथ पंजाब है, यहाँ पे सब ये बात करते हैं बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत कम है। वो अब पोटेंशियल का आपने क्या करना है जब आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मुझे उस दिन फिर इस बात का एहसास हुआ कि यार नाउ आई एम हैविंग प्लेटफॉर्म, अब इसका फ़ायदा उठा लें। तो क्योंकि तमाम लोग वैसे बैठे हुए थे, तो हम लोग अगर कहीं पर डीमोटिवेट भी हुआ करते तो टीचर्स बाकायदा हमें मोटिवेट, क्लैपिंग्स हुआ करती थी, ठीक है, और बाकायदा जो है ना टीचर्स का माहौल इतना ज़्यादा फ्रेंडली हुआ करता था कि वहाँ पर एक तो डांट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। वहाँ पर यह बताया जाता था कि गलतियाँ इंसानों से होती हैं, ठीक है, हो गई हैं,
अब उनको ठीक करें, सोल्यूशन उनका निकालने वाला ही जो है ना आगे जाने वाला है। अभी इन्होंने एक चीज़ मैं लास्ट इनकी बात में भी ऐड करता हूँ, हमसे जब ग्रेजुएट्स हो जाते हैं ना, तो इट मीन्स ये नहीं जैसे हम स्कूल से ग्रेजुएट हुए उसके बाद चले गए अपनी लाइफ में बिजी हो गए ना। हम एक कम्युनिटी है हमारी पाक यूएस एलुमनाई नेटवर्क पॉन के नाम से ना, तो उसका हम बाकायदा एक वेबसाइट के ऊपर जो है ना अपना डाटा उसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, और वो हम ना वहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को। तो इनकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी आती है जहाँ पे वॉलंटियर करना होता है, क्योंकि इन प्रोग्राम्स को सिर्फ फंड से ही सस्टेनेबल नहीं रखना, हमें हमारी जो ट्रेनिंग के अंदर आया था, क्योंकि मैं अब गाँव के अंदर हूँ, मैंने टीचर्स की कई दफ़ा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके गया कि इनकी भी ट्रेनिंग्स करें, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करें। तो सस्टेनेबिलिटी जो हमें बताई गई थी इसके अंदर एक्सेस के अंदर कि व्हेन यू लर्न समथिंग, तो बिकॉज यू नो वी आर नॉट द सोर्स, वी आर जस्ट द पाइपलाइन, द मोर वी विल पास द मोर वी विल रिसीव। तो हमें ये बात सिखाई गई थी कि आपने ना सस्टेनेबल रहना है ताकि आप वही रहें, अपडेटेड रहें। अच्छा, ये भी बड़ा जरूरी है ना कि अगर आप एकदम आप ट्रेनिंग से आप हट जाएं तो तब भी जो है आप लोगों का कि नई चीजें आ रही होती हैं वो फिर आप पिक करने में आपको मुश्किल होती है। अगर आप साथ कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आप मजीद सीख सकेंगे जो आप आगे भी सिखा सकते हैं। सेकेंडली फिर एक वन मोर थिंग कि हमें ये बताया जाता है कि यूएस एम्बेसी के हवाले से कि जो है ना यहाँ से आप वीजा, कॉमन कॉन्सेप्ट का आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जब इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यू विल सी कि यू हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज हर तबके के लिए, हर एज के लेवल के लिए बाकायदा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम्स हमारे इंग्लिश वर्क और एक्सेस नहीं, इसके अलावा रीलो प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन जो है ना प्रोग्राम्स, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं वो उस पे हैं, आप उनकी पेज पे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ख्वाजा कैसर बट साहब, जो कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू मैडम। अच्छा जी, आज इनसे बात करेंगे पंजाब बार काउंसिल के किस तरह बुकला को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, क्या इकदाम हो रहे हैं, इस हवाले से ज़रा डिटेल से इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो जान लेते हैं ना कि बुकला के हवाले से क्या इकदाम कह रही है पंजाब बार काउंसिल उनकी फलाह व बहबूद के लिए? पंजाब बार काउंसिल में मैं 2014 में फ़र्स्ट टाइम मेंबर बना था, सेकंड टर्म में ये मेरी 2021 से 25। इसमें पंजाब बार काउंसिल के मुख्तलिफ कमेटियों में भी रहा हूँ। इसमें हमने लॉयर्स वेलफेयर कमेटी हमारी एक ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रही होती है, ह्यूमन राइट्स कमेटी है हमारी पंजाब बार काउंसिल की, तो एग्जेक्टिव इस तरह हमारे पास तकरीबन 16 कमेटियाँ पंजाब बार काउंसिल की एग्जिस्ट करी जो अपनी अपनी वर्किंग करी है। उसमें बेनेवोलेंट फंड कमेटी भी है। तो वकला के लिए जो मेन जो काम इस हवाले से होता है वो काम होता है जी बेनेवोलेंट फंड कमेटी के पास और लॉयर्स वेलफेयर कमेटी के पास। तो लॉयर्स वेलफेयर कमेटी के तमाम जो है वो इस मैटर्स में जो कोशिशें हैं, मैं भी उसका एक बार हिस्सा रहा हूँ उस कमेटी का, तो उसमें काफ़ी हमने कोशिश की है। हमने उसमें हवाले से बेनेवोलेंट फंड किया है, मेडिकल रिलीफ के हवाले से हमारे लॉयर्स जो है वो अक्सर बीमार हो जाते हैं, उनके हवाले से कमेटी जो है वो 50,000 तक हम उनको जो है वो मेडिकल रिलीफ के हवाले से एड देते हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं पंजाब बार काउंसिल में, वो भी थोड़ा सा देखिए। पंजाब बार काउंसिल जो है ये एक इदारा जो है, इसको रूटीन में लोग प्रोविंशियल असेंबली बुकला की भी कहते हैं, और इसमें 75 मेंबर्स होते हैं। इसमें कमेटीज़ में 3 स्टैट्यूटरी कमेटीज़ होती हैं। एक एग्जेक्टिव कमेटी होती है जो पूरे पंजाब की 128 बार्स हैं, जिसमें 80 डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, तहसील बार 28 जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार, और 4 हाई कोर्ट बार्स बेंचेस पर हैं। इस तरह 132 बार्स जो है इनके तमाम मैटर्स, एग्जेक्टिव कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास। एनरोलमेंट कमेटी बड़ी अहम होती है, क्योंकि इसमें वकला जो है इस टाइम पंजाब बार में 1,35,000 वकला इनरोल्ड हो चुके हैं। उनको लाइसेंसिंग के लिए एनरोलमेंट कमेटीज होती हैं जिनको हेड करते हैं सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, वो उसके हेड होते हैं। इस तरह इसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वकला की, जो मामला वकील के खिलाफ किसी किस्म की कोई शिकायत किसी पब्लिक को, किसी जज को या किसी वकील को भी हो, तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी उसको डील कर रही होती है। इसके अलावा हमारी 13 कमेटियाँ और भी होती हैं, जिसमें बेनेवोलेंट फंड कमेटी में जिक्र रूल्स कमेटी होती है, ह्यूमन राइट्स कमेटी है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और ह्यूमन राइट्स कमेटी उसको वर्किंग कर रही होती है। ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए ये भी आपसे जानना चाहूँगी ना, आप क्या समझते हैं वकला को किन किन मसाइल का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो नौजवान वकला हैं
उनके लिए जो है स्टेपमेंट्स का बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जब अर्ली स्टेज पे आते हैं, एनरोलमेंट जब होती है तो वो उनको कुछ अरसा जो है अर्निंग्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमने उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इस महल में पहले भी जब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे तो उन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था। तमाम डिपार्टमेंट जो थे वो वकला को, जो नौजवान जो वकला हैं उनको इंगेज करते थे, उनको स्टेपमेंट्स मुकर्रर था, तो इस तरह वो काम कर रहे थे। इस तरह हमारे जो सीनियर वकला हैं उनका है कि जब वो ज़्यादा एक स्टेज पर गुजर जाते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होता है अर्निंग के लिए। हम उनकी पेंशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट का है इसमें हमारी एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट जिस तरह लेबर को दी जाती है सहूलत, लेकिन बदकिस्मती से वकला की बावजूद कोशिश के किसी भी गवर्नमेंट ने इस मैटर में नहीं कंसिडर किया। एक वकील जो है वो 70 साल या 60 साल के एक स्टेज पे जब गुजर जाता है, पहुंच जाता है, तो उसके लिए अर्निंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो हमारा एक बड़ा इशू है कि हम सीनियर वकला को नहीं दे सकते। इस तरह जैसे मेडिकल रिलीफ की बात की, कुछ वकला जो है जिनको कैंसर या कोई लिवर ट्रांसप्लांट या दीगर जैसे इंसुलिन का इशू होता है आजकल, जो डायबिटिक हैं, तो वो बड़ा हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको हेल्थ कार्ड की सहूलत अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दी। हम पिछली गवर्नमेंट से भी कोशिश कर रहे थे कि वकला को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि एक रेगुलर इनकम में करना बड़ा मुश्किल होता है। सही, मतलब ये आप समझते हैं कि नौजवान जो वकला हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है। अच्छा, इसके साथ साथ पंजाब बार काउंसिल के मुख्तलिफ बार्स में जो है वकला की प्रोटेक्शन एक्ट का मुतालबा किया जा रहा था, उसके हवाले से भी बताएंगे क्या है? देखिए 2020 में हमने और 21 में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, हमने उनसे बात की। हमने लाहौर में एक प्रोग्राम अरेंज किया, हमारी पंजाब बार काउंसिल ने बाकायदा तौर पर एक प्रोटेक्शन बिल जो मसवदा बनाकर पेश किया। वो उसमें मसवदे में आज तक जो है उस मामले ना ही किसी फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की और ना ही किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की। रिसेंटली आपके नॉलेज में आया होगा कि पिछले सैटरडे को हमारे पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी का मर्डर हो गया। वो अपने घर जा रहे थे, रात को उनका मर्डर हो गया। उसके साथ हमारे एक राय मुश्ताक खरल साहब थे, मेंबर पंजाब बार काउंसिल थे लाहौर सीट से, उनका मर्डर हो गया दिन दहाड़े। इसमें वकला प्रोटेक्शन के हवाले से जो हम मसवदा दे चुके हैं और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, सबको उसमें मौजूद है। उसमें जस्टिस अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस थे और इसके साथ जो है वो कराची से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साहब, हमने उनको दिया। और उस प्रोग्राम में इस तमाम मैटर्स में आज तक किसी ने भी कोई कोशिश नहीं की। और ये इस मामले में हम समझते हैं कि वकला के साथ एक बड़ी ज्यादती हो रही है। दिन दहाड़े वकला के मर्डर्स हो रहे हैं और इस मामले में गवर्नमेंट जो है ना ही प्रोविंशियल लेवल पे और ना ही फेडरल लेवल पे कोई भी इस मैटर में करने को तैयार नहीं है, जबकि उसका मसवदा हमने पंजाब बार काउंसिल ने खुद तैयार करके दिया हुआ है कि इस एक्ट को कंसिडर करे और जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कंसिडर करके जो भी लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो है अपना, तो वो उसको कंसिडर करके फाइनलाइज करें। लेकिन आज तक इस मामले में कोई कोशिश नहीं हुई। सही, अभी मुल्तान में भी तो एक जो लॉयर है उनको मेरे ख्याल में कोई गोली मारी गई है, कभी गोली लगी है, हाँ गोली लगी है। इस तरह के मामला हुए हैं, काफी जगह पर हुए हैं, पूरे पंजाब में ये मामला हो रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे कई मामला हुए हैं। लेकिन उस हवाले से अभी तक देखें किसी ने, बल्कि मैं आपके साथों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो समझते हैं कि वकला का जो एक रोल है, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन के लिए कभी तक कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। सही, तो अच्छा, इसके साथ साथ भी आप क्या समझते हैं जो वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाना कितना ज़रूरी है? देखिए, अगर कानून एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी तौर पर पॉसिबल नहीं है। अब ये कानून ही का है कि तमाम अदारे जो हैं किसी कानून के तहत काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में रिसेंटली आप देख लें कि नेशनल, इंटरनेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जो मामला हुए कॉन्स्टिट्यूशंस के मैटर में, क्योंकि कानून एग्जिस्ट कर रहा होता है तो जो कानून के हवाले से जो कोर्ट्स हैं वो इसको इंटरप्रेट कर रही होती हैं। सही, तो आप समझते हैं कि इनकी कानून है लेकिन अभी उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी हमारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वकला के स्पेशली उसमें। ये तो देख लेते हैं जो साइलिन हैं उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। जी बिल्कुल, जब किसी वकील पर जब अटैक होता है तो फिर पब्लिक एट लार्ज भी जो वहाँ पर मौजूद होती है, बाज़ ऐसे भी हुआ है कि किसी वकील पर अटैक हो तो साथ 2-3 जाने जो है वो भी इस तरह चली गई हैं। तो ये बाकी जो मामला आप देख रहे हैं कि अब कोर्ट्स के अंदर यहाँ पर पंजाब में कई मामला में कि कोर्ट्स के अंदर मर्डर्स हुए हैं। उसकी वजह ये है कि लोग दिन दिहाड़े भी जो है वो मार के चले जाते हैं, कोर्ट्स के अंदर कोर्ट में जो है वो मर्डर्स हो रहे हैं
और ऐसी कई मिसालें हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई मामला नहीं हुआ। सेक्शन 780A का इतलाक करके FIR में इसको काबू नहीं किया जाता। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ अमली इकदाम किए जाएं, ताकि फिर एक प्रोटेक्शन बनेगी। और ये प्रोटेक्शन वकला की नहीं होगी, प्रोटेक्शन उन लोगों की भी होगी जो कचहरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में अपने केसों की पैरवी के सिलसिले में आते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं यहाँ पर, वो जो है उनको फिर और इस तरह की कोई अगर एक्टिविटी हो जाती है तो वो तो एक बंदे के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है उसका। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ये भी कहेंगे कि जो नौजवान वकला हैं उनका जैसे ही स्टार्टिंग में प्रोग्राम एक मुआवजे का, उसके हवाले से उनका मुतालबा किया जाता है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, नौजवान वकील जब इनरोल्ड होता है सबसे पहले तो उसको तो 6 माह की पंजाब बार कौंसिल में ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ठीक है। जब उस ट्रेनिंग के बाद जब उसको लाइसेंस मिलता है तो अर्ली स्टेजेस पे जो लिटिगेंट है वो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा होता। उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो कुछ अर्सा प्रैक्टिस में आता है, फिर अपनी एक वर्थ बनाता है, फिर उसको लोग केस देना शुरू हो जाते हैं। सही है। अब इतनी स्टेजेस में ज़रूरी है कि उसके लिए हम पंजाब बार कौंसिल, चूँकि अभी तक हमारे पास लोगों की शायद राय होती है कि पंजाब बार कौंसिल बहुत अमीर इदारा है, लेकिन हमारे पास ना ही गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन 57 के तहत पाबंद है कि वो पंजाब बार कौंसिल बल्कि पूरे पाकिस्तान की बार कौंसिल को लीगल प्रैक्टिस बार कौंसिल एक्ट 1973 के तहत उनको इमदाद देने की पाबंद है, उनको ग्रांट्स देनी है और उनका राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है जो उनको एक्ट ने दिया। लेकिन कोई भी जो है इस मामले में उसको मदद नहीं की जाती, जिसकी वजह से हम खुद अपने ज़राए से किसी भी न्यू इनरोलमेंट को इस पोजीशन में नहीं होते कि हम उनको किसी तौर पर किसी मुआवजे की सूरत में, कोई मुशायरे की सूरत में दे सकें। हमने गवर्नमेंट से भी कई मुतालबा किया और एक बार इस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है कि आप उनको अर्ली स्टेजेस पे डिपार्टमेंट्स के साथ अटैच करें। डिपार्टमेंट्स के साथ जब वो अटैच होंगे तो उनको माली तौर पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ होगा, दूसरा उनको एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस आने से उनकी जो है पोजीशन स्ट्रांग होगी और वो बेहतर तौर पर दीगर केसेस को भी कर सकेंगे। सही। अच्छा, एक तो पंजाब बार कौंसिल एक आप बता रहे हैं जिस तरह ये अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं पंजाब बार कौंसिल को? पंजाब बार कौंसिल को फैसिलिटीज़ तो बाज़ाहिर ऐसी कहा जाए कि फैसिलिटीज़, लेकिन पंजाब बार कौंसिल को दिया कुछ नहीं जाता, बल्कि पाकिस्तान बार कौंसिल तक को कुछ नहीं दिया जाता। इसको मैं ज़रा इस तरह भी कह लूँ तो मुझे कोई इसमें शक नहीं होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने तौर पर वकला विंग में भी उनके मौजूद हैं, वो उनको अपने मकासद के लिए तो बाज़ दफ़ा इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन जब उनको ग्रांट्स देने की एज ए होल कोई बारी आती है कि उस मामले में उनकी खामोशी जो है वो बड़ी परेशान कुन है और बड़ी अफसोस होता है कि वो जो देखें अब रिसेंटली दोनों 3-4 पाकिस्तान की जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके वकला विंग ने ना सिर्फ हाई कोर्ट लेवल्स पे बल्कि सुप्रीम कोर्ट लेवल्स पे बड़ा असिस्ट किया और अपनी पार्टीज़ के लिए बड़ा अच्छा उनके असिस्टेंस रही। लेकिन जब वो बात करते हैं कि आप एज ए होल पूरी वकला कम्युनिटी के लिए कोई फैसिलिटीज़ दें, तो वहाँ पर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है जो रूलिंग में भी हैं, लेकिन उनकी खामोशी जो है वो सवालिया निशान की तरह सवालिया निशान बन जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे आप लोग इक़दाम कर रहे होते हैं, तो फिर आप लोगों की पंजाब बार कौंसिल को भी तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती होगी, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी सिर्फ पंजाब बार कौंसिल में जो वकला हों, अगर उस दौरान किसी की डेथ हो जाती है या वो कोई ज़ख्मी हो जाता है या कुछ भी उसके साथ हादसा हो जाता है, तो उन लोगों को कोई फंड्स वगैरह दिए जाते हैं या उनकी माली इमदाद की जाती है? किस तरीके से उनको आप फैसिलिटीज़ देते हैं? देखिए जी, पंजाब बार कौंसिल में इस हवाले से बेनेवलेंट फंड कमेटी जो है उनका बेनेवलेंट फंड रूल्स हैं 1976 के। उसके तहत जब हम किसी भी वकील को इनरोल करते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट उनसे लेते हैं और हम उसको फिक्स डिपॉजिट में जो है वो करते हैं उसको डिपॉजिट। और जब भी किसी की डेथ हो जाए तो हम पंजाब बार कौंसिल उसको 3 लाख रुपए जो है वो बेनेवलेंट फंड की सूरत में उनके लीगल हेयर्स को देते हैं। ठीक है। उस वक्त की एक स्टेज पे हमारी ये जो थी फैसिलिटी बेनेवलेंट फंड की, ये तकरीबन 6 लाख रुपए तक भी थी, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है जो पार्टिसिपेंट ने कितना हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा हमने 2015 में लॉयर्स वेलफेयर के हवाले से लॉयर्स एडवोकेट बेनेवलेंट फंड स्कीम के साथ साथ एक लॉयर वेलफेयर की बनाई बेनिफिट स्कीम के हमने 2015 में रूल्स बनाए और उसके तहत हमने हर वकील जो है उसको ऑफर की कि वो सिर्फ 2000 रुपया सालाना
प्रीमियम जो है वो हमें देगा पंजाब बार काउंसिल को, और इन केस ऑफ नेचुरल डेथ हम उसको 5 लाख रुपया देंगे, और इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ हम उसको 10 लाख रुपया उसके लीगल हेयर्स को देंगे। सही। रिसेंटली हमने 2021 में इसको सजेस्ट किया, और 2022 में हमारी जो हाउस जनरल हाउस पंजाब बार काउंसिल ने उस रूल्स में तरमीम की कि अगर कोई 4,000 रुपये जमा कराए तो उसका जो क्लेम है वो 10,000 से 20,000 और 10 लाख और 20 लाख तक है। इस तरह अगर 6,000 रुपये कंट्रीब्यूट करे तो उसका क्लेम 15 लाख से 30 लाख तक है। तो इस हवाले से वो सारी जो अमाउंट है वो हम इस तरह जो पंजाब बार काउंसिल है वो वकला की ये स्कीम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। उसके किसी भी पाकिस्तान में किसी भी एग्जिस्टिंग जो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से ऑफर की गई वो भी इसको कम्पीट भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें अपने वसाइल से पंजाब बार काउंसिल अपना शेयर शामिल करती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह अभी हम एक ही बात कर रहे हैं कि पंजाब बार काउंसिल जो है वो इस तरह से हेल्प कर रही है, सेकेंडली हम ये देखते हैं जो साइलिन आते हैं या हम देखते हैं जो बढ़ते हुए केसेस हैं, आज से हम पीछे भी देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक केसेस लड़ रहे हैं इंसाफ की फरहमी के लिए। अब उसके लिए जो जद्दोजहद हो रही है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, बहुत टाइम गुजर जाता है, केसेस वहीं के वहीं रहते हैं, पेशियां पड़ती रहती हैं। देखिए, ये बात के इंसाफ नहीं मिल पाता इससे तो मैं इनकार करता हूँ, इसको डिनाइल करता हूँ, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं वो काम तो कर रही हैं। देखिए, अब भी छुट्टियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस जो हैं वो अर्जेंट नौयत के वर्क करें। आज भी हाई कोर्ट जो है वो खुली हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम कर रही हैं, तहसील कोर्ट्स में काम कर रही हैं, लेकिन जो है हमारे पास केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी है उस तरह हमने जजेस की तादाद नहीं बढ़ाई। देखिए, आज भी लाहौर हाई कोर्ट में जो अप्रूव्ड वैकेंसीज हैं वो 60 हैं, और उसमें भी अभी तक जो है वो हमारे जजेस की तादाद 45 से ज़्यादा नहीं है। 15 से ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की खाली है। इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस की जो वैकेंसीज है वो खाली हैं, उनको अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा। फिर वो जितनी अप्रूव्ड है वो उस वक्त अप्रूव की गई थी जब हमारी आबादी शायद 10 या 12 करोड़ थी। अब हमारी पाकिस्तान की आबादी है वो 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, बल्कि पाकिस्तान की आबादी जब 12 करोड़ थी उस वक्त पंजाब की आबादी 5 से 6 करोड़ थी। आज पंजाब की आबादी है वो 12 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। तो उस हवाले से वो वकला के तादाद भी बढ़ी, केसेस की तादाद भी बढ़ी, लेकिन कोर्स की तादाद नहीं बढ़ सकी। अब हमारे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि जजेस जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कम भी काम नहीं कर रहे। हाई कोर्ट में जजेस बाज़ दफ़ा रात को 11-12 बजे घर जा रहे होते हैं, तो ये उसी वजह कि रश ऑफ वर्क ज़्यादा। एक अब हाई कोर्ट में अर्जेंट केसेस जो हैं वो एक जज साहब के पास 80 के करीब है, उनके पास रेगुलर केसेस की तादाद 40-50 से ज़्यादा हो जाती है। अब 150 केसेस को एक जज को डील करना, मैं समझते हैं उनके साथ भी जाती है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं क्यों नहीं जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है? अगर केसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं तो फिर जजेस की तादाद तो होनी चाहिए ताकि आपके पर इतना ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और आप आसानी से जो है केसेस को भी हल कर सकें। देखिए, जजेस की तादाद को ना बनाना, उसमें अक्सर जो है वो फिनांस जो सेक्शन है या फिनांस डिपार्टमेंट जो है ये अक्सर रुकावट बन जाता है कि जी अपने वसाइल नहीं है। वो उसमें कि उनके नज़दीक मैं समझता हूँ कि शायद जस्टिस को फराहम करना इतना ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं है, शायद किसी को और मराहत देना शायद ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप देखें, आपके MPAs, मिनिस्टर्स, MNAs, उनकी फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। तो क्यों नहीं कोर्ट्स की तादाद, जो हमारा बेसिक राइट है जस्टिस एट डोर स्टेप, ये वकला का पहला काज है और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शंस हैं वो, लेकिन रश ऑफ वर्क इन तमाम चीज़ों को निगेट कर देता है, जिसकी वजह से आम पब्लिक का वकला पर, और मैं अपने आप को इसलिए भी साथ करूँगा वो भी हमारा पार्ट है। बेंच और बार ऑलवेज एक गाड़ी के 2 पहिए, लेकिन जब तादाद ज़्यादा नहीं है तो काम कैसे होगा? इसलिए ज़रूरी है कि आप कोर्ट्स की तादाद बढ़ाएं। जब कोर्ट्स की तादाद बढ़ेगी फैसले ज़्यादा जल्दी होंगे। तो वो फैसले अगर जल्दी होंगे तो फिर जो है वो लोगों का एतमाद जो है वो जिस तरह बज़ाहिर महसूस होता है वो मज़ीद कॉन्फिडेंस में चला जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर हम जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ से लोग जैसे आते हैं उनके बड़े केसेस होते हैं, कोई जायदाद के, कोई किसी डिफरेंट केसेस आते हैं,
तो ये होता है कि उनके जो जायदाद के तो स्पेशली हम देखते हैं वो तो फिर बहुत ज्यादा भुगतने पड़ते हैं कि आपको पेशियां पे पेशियां पड़ रही होती हैं और फिर आपके आगे पोते नवासे नवासियां वो इस तरह की आगे वो केसेस चल रहे होते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन केसेस का कोई नतीजा नहीं निकल पाता। ये इसमें कोई शक नहीं है कि सिविल लॉ से रिलेटेड जो आपने बात की प्रॉपर्टीज के हवाले से हमारे पास सिविल जजेस की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो फैसले होते हैं फिर रश वर्क की वजह से वो फैसले भी है वो बाज़ दफ़ा तनकीद का निशाना बनते नज़र आते हैं। लेकिन ये जो हमारा बेसिक जो है वो हमारी सिविल कोर्स है, हम सिविल कोर्स में काम नहीं कर पा रहे, सही उसकी तादाद नहीं बढ़ पा। अब मुल्तान में देखिए कि हमारे जो सिविल जजेस हैं और बाज़ दफ़ा एडिशनल सेशन जजेस जो हैं वो इतनी छोटी सी कोर्स में बैठे हुए हैं। हमारा कम्प्लेक्स जो है मुल्तान का वो अभी तक जो है वो अनाउंस हुआ वो कंप्लीट नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी तादाद है। फिर मुल्तान में जो सबसे बड़ा इस टाइम जो डिवीज़न है लाहौर के बाद वो मुल्तान है। मुल्तान हाई कोर्ट बार के हवाले से मुल्तान हाई कोर्ट में जजेस के मिनिमम जो अप्रूव्ड असामी है वो 12 है। अब हाई कोर्ट में सिर्फ 2 जजेस छुट्टियों में काम कर रहे हैं, जिनके बताइए कि अर्जेंट केसेस की तादाद 100 के करीब हो, तो फिर कैसे होगा? जजेस जब तक नहीं बढ़ेंगे इस हवाले से इंसाफ की फरहमी नहीं होगी, केस हायर नहीं होंगे। फिर हर किसी का नेचुरल है कि उसको सुना जाए, उसके केसेस के फैसले मेरिट पर मुताबिक कानून किए जाए, लेकिन जब आप सुन नहीं सकेंगे, टाइम नहीं होगा, फिर जल्दबाजी में आपके फैसले निशान भी उसको निशान उठेगा। चलिए मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फरीद शरीफ साहब, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज इनसे बात करेंगे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके हवाले से और क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं कॉलेजेस में, उस हवाले से भी बात करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे ये जान लेते हैं ना कि आजकल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं ना कि ये आप इससे सेटिस्फाई हैं जो एजुकेशन सिस्टम है? क्या क्या मसाइल आप देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, जब मसाइल की बात करते हैं ना तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे समंदर को कूजे में बंद करना होता है तो मैं आपका सवाल का जवाब जो है मैं उसी तरह से दूं। इस क्वेश्चन को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा, यानी प्रॉब्लम्स को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा। सबसे पहला है जिसको मैं कहूँगा कि एक्सेस टू एजुकेशन। एक्सेस टू एजुकेशन का मतलब है कि तालीम की रसाई या तालीम तक रसाई। इसके अंदर हम 2 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक तो है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉलेजेस, यानी जो कॉलेज की लोकेशन है या एक्सेस है वो कहाँ है। ठीक है। बीइंग अ डायरेक्टर, मैंने जितने भी विजिट्स किए हैं मैंने एक चीज़ ये देखी है कि हमारे कॉलेजेस स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्क्यूड मीन उसकी जो लोकेशन है या तो वो बहुत ही फार फ्लंग एरियाज में है या फिर 1 ही 2 किलोमीटर के अंदर 2 या 3 कॉलेज इकट्ठे हैं। सही। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? सही। इसकी रीज़न ये है बेसिकली कि कॉलेज इस्टेब्लिश करते वक्त हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को देखते हैं जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम है। यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड ऑफिसर से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेता है और डिमांड एंड सप्लाई की बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ कॉलेज बनना चाहिए उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर या नहीं बनना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं दे डिसाइड वेयर टू स्टैब्लिश अ कॉलेज और नॉट। मसलन उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए अगर एक ही लोकेलिटी में 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक और कॉलेज प्रपोज कर दिया कि उन्हें ये चाहिए कि जी हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, हमने अपना एक क्रेडिट रेटिंग बढ़ानी है कि जी हमने एक नया कॉलेज अपने इलाके में बना दिया, ये स्कूल बना दिया, तो उस बेस पे चल रहा होता है। अच्छा, जब भी हम कॉलेज इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट लैंड देखनी होती है। यानी सरकारी कॉलेजेस की या स्कूल्स के लिए स्टेट लैंड को पहले प्रेफर किया जाता है। अगर स्टेट लैंड अवेलेबल ना हो तब हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं जो कि प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो हम उसको एक्वायर करें, परचेज करें, या हमें वो कोई डोनेट कर दे। सही। अब जब होता ये है कि
फंड इतने नहीं होते कि हम एक्विजिशन के ऊपर लगाएं, तो बहुत से पार्लियामेंटेरियंस या बहुत से जो डोनर्स होते हैं वो अपनी ज़मीन का वो हिस्सा हमें देते हैं जो सबसे नाकारा होता है। सही। अच्छा, उनका ये पीस ऑफ लैंड देने का एक ही मकसद होता है कि जब गवर्नमेंट का पैसा उनकी ज़मीन पर लगेगा तो उनकी वैल्यू ऑफ लैंड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली मैंने विजिट के दौरान ये देखा कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे जो कि ऑफ रोड थे, और स्पेशली फीमेल कॉलेजेस। यानी अगर हम ये देखें कि रोड से उनकी एक्सेस तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का फासला था, यानी आप इजीली वहाँ एक्सेस नहीं ले सकते। अगर मुल्तान के कॉलेजेस डिवीज़न की बात करूँ मैं, तो यहाँ 70 कॉलेजेस हैं। ठीक है। जिसमें से 36 फीमेल कॉलेजेस हैं, 24 मेल कॉलेजेस हैं और 10 कॉमर्स कॉलेजेस हैं। अब इन टोटल 70 कॉलेजेस में से ऑलमोस्ट 25% कॉलेजेस वो हैं जो कि ऑफ रोड है। ऑफ रोड मीन्स उनको हम आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते, और बदकिस्मती से वो सारे के सारे कॉलेजेस फीमेल कॉलेजेस हैं। एक तो ये इशू जो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेजेस का मैंने आपको बताया जो मसला है। सेकंड, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ है, एक वो बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने में आया है। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सरकारी कॉलेजेस की बिल्डिंग्स बहुत ह्यूज हैं। हाँ, बहुत बड़ी हैं। बड़े हमारे पास जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं है। मींस उनकी बोसीदा हालत है बिल्डिंग्स की, फर्नीचर जो है वो प्रॉपर नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा जो है ना मुझे मैनेजमेंट इश्यूज नज़र आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि कॉलेजेस के अंदर फंड्स अवेलेबल होते हैं लेकिन करेज टू स्पेंड नहीं है। मसलन बहुत सारे प्रिंसिपल्स के अंदर वो हमने देखा है इतनी करेज नहीं होती कि वो उसको मेंटेन करने के लिए अपनी उन सलाहियतों को बरवे कार लाएं। तो एक तो जो मैंने पहला हिस्सा उसका मैंने आपको बताया एक्सेस टू एजुकेशन, जिसके मैंने 2 हिस्से बता दिए। एक तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेजेस है, दूसरा पुअर मैनेजमेंट कह लें या जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं हमारे कॉलेजेस के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर भी, और पंखे, लाइटें, फर्नीचर के हवाले से, मेंटेनेंस से। सेकंड है टीचर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। टीचर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट का देखें, अगर हम दीगर सर्विसेज का कंपैरेटिव एनालिसिस करें, किसी भी सर्विस में जब कोई इंडक्शन की जाती है, फ़र्ज़ करें फ़ौज में एक भर्ती होती है सेकंड लेफ्टिनेंट की, तो उसको फौरी तौर पर फील्ड में नहीं लाया जाता, उसको एकेडमी रखा जाता है 2 साल। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होती है तो उसको 1 साल एकेडमी में ट्रेन किया जाता है कि उसने फील्ड में जाके कैसे परफॉर्म करना है। डॉक्टर्स हैं, उनको पहले हाउस जॉब करवाई जाती है, तब उनको प्रैक्टिकल फील्ड में ले आया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से टीचर्स हमारे यहाँ एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान देता है, एक इंटरव्यू उसका लिया जाता है और उसको डायरेक्ट क्लासरूम में भेज दिया जाता है। अब उसको टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं होता। मसलन बेशक वो सिलेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट पे कमांड होना एक अलग बात है और पढ़ाना एक अलग बात है। बेशक आपको सब्जेक्ट आता है, लेकिन अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे तो एक आप अच्छे टीचर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा टीचर क्वालिटी का हमारा इशू आ रहा है वो यही है कि हम भर्ती करने के बाद डायरेक्ट उनको क्लासरूम में भेज देते हैं, उनकी कोई प्री सर्विस ट्रेनिंग नहीं है या इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं है। जब तक हम अपने टीचर्स को ट्रेन करके क्लासेस में नहीं भेजेंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग और मेथडोलॉजी ये इम्प्रूव नहीं होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मैंने इसमें इशू देखा है कि हमारे यहाँ जब भी पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स होते हैं तो इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेजेस की बात की, इसी तरीके से अगर एक प्रोफेसर साहब सिलेक्ट होकर कहीं फार फ्लंग एरिया में लग गए हैं, पिंडी पोस्टिंग हो गई है या कहीं दूर दराज डीजी खान के इलाके में लग गए हैं और वो हैं मुल्तान के, तो अल्टीमेटली वो साल 6 महीने में किसी न किसी पॉलिटिकल प्रेशर को यूज़ करके अपनी पोस्टिंग जो है ना वो यहाँ करवा लेंगे। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे इन्हीं वजह से जो फार फ्लंग एरियाज़ के कॉलेजेस हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अब आप अगर इसमें देखें हमारे टीचर जो हमारे इनरोलमेंट है उसमें इंडक्शन जितने भी टीचर्स हुए हैं, जो मेल टीचर्स हैं हमारे पास 1028 तकरीबन टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से सिर्फ 765 टीचर्स जो है ना इसमें वर्किंग है और 263 जो है वो खाली है। और फीमेल में हमारे पास 969 जो है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से
सिर्फ 677 काम कर रहे हैं, बाकी सारी वेकेंट है। तो इस वक्त जो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, एक तो वो कम है एज पर एजुकेशन डिमांड, और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें से भी वर्किंग बहुत कम है। सही। तो हमारे पास जो इस वक्त टीचिंग या फैकल्टी साइड पे जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर आवर पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस। और ये सिर्फ टीचिंग साइड पर नहीं आ रहा, बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ भी हमारे पास इसी तरह से शदीद, जिसे कहना चाहिए, किल्लत का शिकार हैं हम। तो सर ऐसा क्यों है, क्या रीजन? उसकी वजह ये है कि मसाइल तो हैं, जाहिर सी बात है, तो इनका हल क्या है, किस तरह? अभी आप बता रहे हैं कि हम लोग तो ऐसे कहते हैं जो इतने माशाल्लाह जिन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं, बेरोजगारी एक बहुत है, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी सीटें ऐसी खाली हैं, अगर उनको लाया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि इंडक्शन प्रोसेस रेगुलर बेसिस पर नहीं हो सका, यानी जो जिसे हम कहते हैं ना भर्ती का अमल जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं हुआ, उसमें ब्रेक रहा, जिसकी वजह से अच्छा ये जो हमारे 2019, 20 और 21 ये साल थे, इनको हम रिटायरिंग ईयर्स कहते हैं अपने, मसलन इस वजह से कि जिन लोगों की इंडक्शन 80s के दहाई में हुई थी वो इन सालों में रिटायर हो गए। ठीक है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से रिटायर हुए हैं, जबकि इंडक्शन का प्रोसेस बहुत स्लो था, यानी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो भर्तियां होनी चाहिए थी रेगुलर बेसिस पे, वो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं हुई, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, और वो वैक्यूम हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। थर्ड इशू जो मैं प्रॉब्लम में कैटेगराइज करूंगा वो है करिकुलम एंड इवैल्यूएशन का। हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है या करिकुलम है, इन दोनों को अगर हम सेपरेटली डिस्कस करें तो देखिए, जो एग्जामिनेशन सिस्टम को अगर हम उठा लें तो एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा रट्टे पे बेस्ड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम नंबर गेम में बच्चे को लेके जाते हैं और हम उसको कोई कंस्ट्रक्टिव या जो है ना कंसेप्चुअल थॉट की तरफ नहीं लेके जाते बच्चे को। तो एक तो ये इशू है। फिर इवैल्यूएशन सिस्टम या मार्किंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। हमें क्वालिटी टीचर जब अवेलेबल नहीं होगा मार्किंग के लिए, तो बच्चों की जो असेसमेंट है वो ठीक नहीं होगी। चाहे आप सेमेस्टर सिस्टम ले लीजिए, चाहे आप एनुअल सिस्टम ले लीजिए, दोनों में मार्किंग के इश्यूज हैं। यानी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है ना, उसमें एक बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रॉब्लम पे मजीद भी बात करते हैं। अच्छा सर, जिस तरह हम बात, एक तो साइलिन को बड़ा सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। अगर हम कि कुछ वकील इस तरह होते हैं कि अगर वो मिसबिहेव कर जाते हैं अपने साइलिन के साथ भी, तो अगर जो वकील है उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन देनी हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरह दे सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइएगा। बड़ी अच्छी बात करें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस पर बात करेंगे। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है, इसको डिफाइन किया गया लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973 में। इसके साथ जो है हमारे जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स हैं 1976 के, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के, उसमें बाकायदा तौर पर एक डिटेल चैप्टर है एक लॉयर्स का, उसका कंडक्ट टुवर्ड्स जजेस, कोर्ट, टुवर्ड्स कोलीग्स, एडवोकेट्स, टुवर्ड्स पब्लिक एट लार्ज। उसकी वायलेशन जो है वो उसको डिफाइन कर दिया गया कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अगर आप समझते हैं कि किसी वकील, इसके लिटिगेंट जो उसका क्लाइंट है, या कोई दीगर भी शख्स उसके किसी ऐसे कंडक्ट से मुतासिर होता है कि वो समझता है कि ये इसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, तो वो पंजाब बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो इसको एप्लीकेशन को एंटरटेन करती है। उसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स हैं, और वो कमेटी जो है वो पूरा महीना जो है वर्किंग करती है। हमारे पास चूँकि अक्सर शिकायत ऐसी हैं कि हम लाहौर में वो तकरीबन 2 हफ्ते होते हैं, एक दिन फैसलाबाद, एक दिन मुल्तान, भावलपुर, और फिर जो है वो रावलपिंडी। डिवीज़न वाइज भी बाज़ दफ़ा जो है वो वर्किंग कर रही होती है कमेटी, और उसमें हम उसको बड़ी कम्प्रीहेंसिवली उसको वॉच भी करती है पंजाब बार काउंसिल का जनरल हाउस। और उसमें आप समझते हैं कोई एप्लीकेशन दें तो हम उसको न सिर्फ एंटरटेन करते हैं, बल्कि उसको एक्ट में इम्पावर्ड किया गया है कमेटी को कि उस वकील का लाइसेंस सस्पेंड होगा। फिर वो सस्पेंड नहीं होगा, खाली जैसे ही वो उसको लाइसेंस सस्पेंड करेगी कमेटी, उस केस को फॉरवर्ड करेगी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हेडेड बाय जस्टिस हाई कोर्ट। और उसमें जो है वो समझते हैं कि जज साहब जो है और 2 मेंबर्स अगर समझते हैं कि इनका वाकई लाइसेंस जो है कैंसिल होना चाहिए, तो वो मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है।
अच्छा, और इस पर मैं पंजाब बार कौंसिल को, मैं इस मामले में हमेशा फख्र महसूस करता हूँ कि पंजाब या पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो अपने वकील के खिलाफ, अपने कोलीग के खिलाफ इस हवाले से इतना बड़ा एक्शन ले सकता हो। और पंजाब बार कौंसिल न सिर्फ एक्शन लेती है बल्कि उनके लाइसेंस के कैंसिलेशन तक जाती है। सही, ये प्रोसीजर है जी, प्रोसीजर मौजूद है जी। अच्छा, जिस तरह हम भी सर भी बात कर रहे थे ट्रेनिंग्स की, हम देखते हैं यहाँ पर बड़ी कमी रहती है, चाहे किसी भी इदारे से हम बात कर लें उसको लेकर। इस हवाले से बुकला की ट्रेनिंग्स के हवाले से क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताएं और कितना ज़रूरी है सब जरा मैं चाह रही थी। ये भी बात जो है हमेशा ज़रूरत है। ये प्रोफेशनल जो एजुकेशन है लॉ की, उसमें सबसे बड़ा इकदाम ये हुआ कि बार कौंसिल की ही अपील पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस इंटरटेन किया, पाकिस्तान बार कौंसिल, और उस केस को PLJ 2018 सुप्रीम कोर्ट 815 में सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस थे मियां साकिब निसार साहब, सीनियर जस्टिस जाजुल हसन साहब, इन्होंने उसको टेकअप किया और तमाम एजुकेशन के हवाले से जो खामियाँ थी और जो इस मैटर में प्रॉब्लम आ रहे थे, उनको एक कमेटी जो सीनियर जजेस, रिटायर्ड जजेस, सीनियर वकला पर मुश्तमिल थे, उनसे सिफारिशात लेकर उस पर उन्होंने एक्शन दिया। उस ट्रेनिंग को हमने देखे, जब भी आप कोई वकील जब एडवोकेट के लिए जब LLB की डिग्री पास करता है तो सबसे पहले वो 6 माह की कंपल्सरी ट्रेनिंग है किसी सीनियर वकील के साथ जिसकी 10 साल की स्टैंडिंग होगी, उसके साथ कंपल्सरी ट्रेनिंग करेगा। उसके अलावा रिसेंटली हमने पंजाब बार कौंसिल ने लीगल एजुकेशन कमेटी के ज़ेरे तमाम हमने उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हुए जो तकरीबन जो है डिवीज़न लेवल पर अब शुरू हो चुके हैं। पंजाब बार कौंसिल का पूरा एक जो है फ्लोर जो है वो लीगल एजुकेशन ट्रेनिंग के हवाले से नौजवान वकला की ट्रेनिंग होता है और उसको लीगल एजुकेशन कमेटी जो है वो उसको सुपरवाइज करती है। और उसमें हमारे आज चेयरमैन आजकल अहमद कयूम साहब हैं, वो उसमें हमने काफ़ी तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स हो और हम उसको डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम सर बात कर रहे थे, एक तो आपके सालाना इम्तिहान पे और सेकेंडरी सेमेस्टर सिस्टम पे, आप क्या समझते हैं दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पिछले दिनों मैं एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा था एज अ मेंबर, तो वहाँ हमने बच्चों से भी पूछा क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ज़्यादा एहसास होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। तो उसमें से 70 to 80% लोगों ने हमें एनुअल सिस्टम को कहा कि वो बेहतर है। हमने उनसे उसकी रीज़न पूछी तो उन्होंने यही बताया कि जी सेमेस्टर में हमें बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश की जाती है और हम कुछ भी सही तरह नहीं पढ़ पाते। ठीक, जो मुख्तसरन बच्चों के व्यूज़ थे। अच्छा, देखें, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सिस्टम्स तो हर सिस्टम में कुछ खामियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। एनुअल में भी कुछ खामियां थी, कुछ खूबियां थी। सेमेस्टर्स की अपनी कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां हैं। कंप्लीटली कोई सिस्टम भी बुरा ही नहीं होता, ना ही कंप्लीटली कोई सिस्टम अच्छा होता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि आपकी सोशल या जो आपकी कल्चरल रिक्वायरमेंट है या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कौन सा सिस्टम ज़्यादा सूटेबल है। हमारा जो क्योंकि एक सिस्टम रट्टे पे चल रहा है। अच्छा, सेमेस्टर में आपको डाइवर्सिफाइड कोर्सेज पढ़ने होते हैं। अच्छा, उसके अंदर टीचर का ट्रेन होना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक टीचर अपना लेसन प्लान तैयार नहीं करता और उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, जो उसने एक पूरे सेमेस्टर में जो कि 3.5 महीने या 3 महीने का होता है, उसके अंदर वो उसको कम्प्लीटली डिलीवर नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है टीचर हैज़ नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी। उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। और हो भी यही रहा है सेमेस्टर में कि हमारे यहाँ टीचर्स अपना लेसन प्लान नहीं करते। सही। अब हो ये रहा है कि जितना पढ़ा दिया दैट इज़ आवर सिलेबस। मसलन मैंने अगर फर्ज करें किसी एक किताब को पकड़ा और उसके मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए। हाँ। मैंने कहा भाई यही आपका सिलेबस है, बस इसी में से आपका इम्तहान होगा। अब हमारा टीचर भी और बच्चे भी दोनों इस रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं। हाँ। कि चलो यार, हम उस्ताद को किसी न किसी तरीके से मना लेंगे कि सर ये 3 चैप्टर बढ़ा दे, बस इतना ही काफ़ी है। हाँ। तो वो जो कमिटमेंट है ना टीचर की डिलीवर करने की, और उसकी जो एक कमिटमेंट है कि मैं क्वालिटी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करूं, जब तक वो नहीं फुलफिल होगी सेमेस्टर सिस्टम के फवाइद हम नहीं ले सकते। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि सिस्टम तो बुरा कोई भी नहीं है, लेकिन
उसके अंदर जो उसकी लेटर एंड स्पिरिट के साथ अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करें उस सिस्टम के अंदर, फिर इसके अंदर एक बड़ा एक माजरत के साथ मैं यहाँ कहूँगा जो हमारे साज़ा कराम हैं उनमें क्योंकि हॉफ्टी बिहेवियर हो जाता है, एक थोड़ा सा सेमेस्टर में कंट्रोल टीचर का ज़्यादा होता है। हाँ। तो एक जिसे कहना चाहिए कि नंबरों के ऊपर जो ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड होता है टीचर का टुवर्ड स्टूडेंट, वो एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक देखने में आया। हमें जो शिकायतें मिलती हैं, बीइंग अ डायरेक्टर भी मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट इदारों से, जहाँ सेमेस्टर सिस्टम के जी हमें टीचर ने ये धमकी दी या हमें इस तरह से कह के कि जी मसलन बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो इसको काटर करने के लिए हमें वही पहली बात मैं आपसे वो जो मैंने पहले की है कि टीचर्स को हमें प्रोफेशनली ट्रेन करना पड़ेगा। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि आपका ये प्रोफेशन है, आपकी क्या प्रोफेशनल एथिक्स हैं, उन एथिक्स को आपने कैसे ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग द क्लासरूम भी। देखें टीचर वो हुआ करता था जो कि क्लास शुरू होने से 3 मिनट या 5 मिनट पहले क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है कि मेरा पीरियड या मेरी क्लास का टाइम शुरू होने वाला है और आई हैव टू एंटर द क्लास। अगर टीचर प्लान ही 10 मिनट बाद करके आएगा और रैंडम आके पढ़ाना शुरू कर देगा और असाइनमेंट्स के नाम पर स्टूडेंट को चैप्टर्स देना शुरू कर देगा कि भाई ये आपकी असाइनमेंट समझें, ये कर लें, 5 चैप्टर्स आपको मैंने दे दिए असाइनमेंट के तौर पर, 3 चैप्टर मेरी तरफ से आज सिलेबस कंप्लीट है, यानी ही हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और वो ये एक्सपेक्ट करे कि जी मैं बड़ा अच्छा क्वालिटी स्टूडेंट बनूं। तो ये एक मसला। हाँ, एनुअल में हमने क्या देखा, क्योंकि मैंने दोनों सिस्टम को देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। एनुअल में आप चीज़ों को अपने साथ रिटेन करते हैं, रिटेन रखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तक, जब तक आपकी इवैल्यूएशन नहीं हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। उस किताब के हर एस्पेक्ट को, यानी हमें हमारे टीचर्स जो एक बड़ी जो मेन बुक थी उसके साथ एडिशनल रीडिंग्स भी देते थे कि ये भी पढ़ें आप, ये भी पढ़ें। तो एक कोर्स को हम इन डेप्थ पढ़ते थे। यहाँ डाइवर्सिफाइड हम पढ़ रहे होते हैं, जिसे वो कह लें आपके जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि वो हर किसी सब्जेक्ट को उसने पढ़ा तो होता है लेकिन उसे पता किसी सब्जेक्ट की डेप्थ का नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम हमारा सेमेस्टर सिस्टम में, अगर हम इन शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम कर लें तो मेरा ख्याल है हम सेमेस्टर सिस्टम से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ना कि आपकी स्पेशली टीचर्स की ट्रेनिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जो हमारा स्टूडेंट्स और टीचर्स का गैप बढ़ गया ना, कम्युनिकेशन गैप, उसकी वजह से भी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, इसमें बात वही है जो आपने ये बात की ना, टीचर्स का और स्टूडेंट में जो कम्युनिकेशन गैप है, हाँ। वो आया ही उस सेमेस्टर में इस वजह से है कि जब उनको ये पता है कि हमने अगर टीचर से ज़रा सी कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए और वो हमसे नाराज़ हो गया, हाँ। तो हमारे सेशनल मार्क्स तो गए, हमारे असाइनमेंट के नंबर तो इन्होंने काट ही। वो एक डर और एक खौफ और इन चीज़ों का सामना जो है, जबकि इस खौफ ही को हमने ख़त्म करना है सेमेस्टर में। अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल, सेमेस्टर में एक फ़ायदा ये होता है कि हम डाइवर्सिफाइड नेचर के सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ाते हैं, प्रोवाइडेड डैट कि अगर हम उनको सही तौर पर इन ट्रू सेंस डिलीवर करें तो फिर जो है वो चीज़। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह आप समझते हैं कि नौजवान हमारे जो हैं वो लॉयर बनना चाह रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या स्कोप है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, जब इस प्रोफेशन में आया तो मुझे सीनियर्स ने कहा कि किसी भी शख्स के लिए नेचुरली किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए 3 चीज़ होती हैं, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत। और अगर आप वकील बन गए तो फिर आप तीनों चीज़ों को हासिल करेंगे। और अगर आप वकील ना बने, सिर्फ लाइसेंस याफ्ता एक पर्सन कंसिडर हुए, तो फिर आप इन तीनों चीज़ों से महरूम रहेंगे। चूँकि मैं समझता हूँ मुझे बड़ा खुशकिस्मत इस हवाले से कि मेरे सीनियर कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब और मलका हनीफ राही साहब मरहूम थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा इस मामले में गाइड किया। मुझे उन्होंने किताब पढ़ने की आदत डाली, जो मैं अपने जूनियर्स जो दोस्त जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनको। तो मुल्तान में सिविल लॉ के हवाले से हकीम अमीर बख्श अवान साहब का नाम बहुत बड़ा है। उन्होंने सिविल पर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी, सिविल और रेवेन्यू साइड्स पर। तो मैंने जब इलेक्शन विन किया तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम बुक लिखी, और मैं तकरीबन 9 बुक्स क्योंकि मेरी स्पेशलिटी तकरीबन क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, तो मैंने 9 बुक्स उस पर लिखी। तो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम ने बुलाकर मुझे मुबारकबाद दी कि आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे अच्छे
एसोसिएट हूँ। और फिर उन्होंने मुझे अपनी जो लेटेस्ट बुक थी सूट एंड डिफेंसेस, वो पाकिस्तान में उस लेवल की बुक किसी ने सिविल लॉ पर नहीं लिखी हुई। उसके तकरीबन को 10-12 एडिशन उनकी जिंदगी में आ चुके थे, तो वो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट भी की। तो हमने उन न्यू लॉयर्स के लिए हवाले से सबसे ज़्यादा आजकल आप देखें कि जो लॉ की बुक थी वो तकरीबन हज़ारों में उसकी प्राइस चली गई। हमने 2018 में, मैं PLJ कमेटी का मेंबर था उस वक्त, तो हमने उस पर काम किया और हमने उस वक्त तकरीबन 15 से 20 किताबें जो थी वो PLJ पंजाब बार काउंसिल के लेवल से पब्लिश की। और वो जो किताब जो 5,000 रुपये की मार्केट में अवेलेबल थी, हमने उसको 1,000 रुपये पर उसको सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट पर नौजवानों के लिए, लॉयर्स को लेकर किया। और फिर हमने एक और मैटर्स किया उनको पढ़ने के लिए। पूरे पाकिस्तान की बार्स को भी हमने PLJ लॉ साइड दी, लेकिन पंजाब की 132 बार्स को, हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो PLJ लॉ साइड जो है वो पाकिस्तान में इन तमाम बार तमाम वकला के लिए फ्री है। सही। इस हवाले से वो नौजवान ताकि उसको पढ़ें, अगर वो पढ़ेंगे तो असिस्टेंस उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जब असिस्टेंस अच्छी होगी तो एक ख्वाजा शरीफ साहब हमारे चीफ जस्टिस थे, वो कहते थे वकील असिस्ट करता है, वकील जज से जजमेंट लिखवाता है। अगर असिस्टेंस उसकी अच्छी नहीं होगी कोई भी जज अच्छी जजमेंट नहीं दे सकेगा। तो ये बुक रीडिंग से रिलेटेड, और मैं फ़ख्र से इस मामले कह सकता हूँ कि पूरे हमारे जो है KPK की प्रोविंशियल बार काउंसिल है, उन्होंने हमसे रुजू किया कि आप हमें जो है ये जर्नल PLJ मंथली जर्नल की इस टाइम पब्लिकेशन 8,000 मंथली जर्नल है, ठीक, और वो हम उसको 200 रुपये की कास्ट पर देते हैं और उसके 640 पेजेस हैं। सही। पाकिस्तान में कोई भी किसी भी जो है पब्लिकेशन का दायरा पंजाब बार काउंसिल की PLJ कमेटी की पब्लिकेशन से मीट विद नहीं कर सकता। हम इतनी जो है लोअर कास्ट पर जो है वो बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, लॉ साइड भी मुफ्त देते हैं। और ये न्यू जो है हमारी इंट्रेंट्स है, जो नो इनरोलमेंट एडवोकेट्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक जो है मैं समझता हूँ कि हमारा कंट्रीब्यूशन है। सही। अच्छा, हम क्या समझते हैं एक बेहतरीन लॉयर बनने के लिए जो है वो बुक रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे मोस्टली मैंने सुना है कि अभी जो कहते हैं कि इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा, गूगल आपके पास है, आपने फ़ौरन से वो चीज़ों को लिया और उसको आपने अपना केस जो है वो रेडी कर लिया। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं देखिए जी, मुझे जो है वो मेरे उस्ताद ने एक नसीहत की थी कि मेरी ख्वाहिश है कि जब भी तुम मैं देर साथ बुक होनी चाहिए। तो शायद वो ख्वाहिश के तहत मैं समझता हूँ कि अगर मैं बुक के साथ अपनी दोस्ती ना निभाता तो मैं बुक लिख ना सकता। तो मैं जब सफ़र करता हूँ, मुझे उन्होंने कहा था, नसीहत की थी, सफ़र करो, इवन कि जब तुम सो रहे हो तो तुम्हारे सराहने जब बुक होनी चाहिए, चाहे तुम पढ़ो ना लिख होनी चाहिए। तो ये समझते हो कि ये बुक का एक वकील के लिए, हमारे एक बुक लिखी है SM जफ़र साहब ने, उनके बेटे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे अली जफ़र साहब। तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैच्यूज को मैंने जब पढ़ा तो एक एक लाइन्स पर आप 8-8, 10-10 जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगे आपको। सही सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही A10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के आप मसाइल बता रहे हैं, कॉलेजेस के मसाइल बता रहे हैं, सेकेंडली आपसे जानेंगे कि प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं इस टाइम जो करवाए जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो है बेसिकली पाकिस्तान में जो HEC ने हमें हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कराया है वो 5 किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो डिग्रीज हमारे पास चल रही हैं। एक 4 ईयर BS प्रोग्राम है, ठीक है, एक 4 ईयर प्रोफेशनल विद लाइसेंश्योर है जिसमें आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आ जाती है, नर्सिंग की डिग्री आ जाती है, और BDS आ जाता है आपका डेंटिस्ट्री जो आपका कोर्स होता है। एक आपका 5 ईयर प्रोफेशनल कोर्स है विद लाइसेंश्योर जिसके अंदर आपका LLB है, आपका जो MBBS है, आपका होम्योपैथिक के कोर्सेज हैं, इस तरह के जो 5 साल कोर्सेज हैं जिसमें D.Pharm भी है, ठीक है। एक आपका BS प्रोग्राम है जो कि विदाउट लाइसेंस जिसको कहते हैं हम, इसके अंदर एग्रीकल्चर के डिग्री है, BS बिजनेस स्टडीज़ है, एग्रीकल्चर है, और एक आपका जो नया इंट्रोड्यूस कराया है वो है 2 इयर्स
ADP प्रोग्राम, जिसे कहते हैं हम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, इसका क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी, ये क्योंकि एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम है HEC का। ठीक है। ये एक्चुअली ना BA BSc को रिप्लेस किया गया है। अच्छा, ठीक है। असल में इसका जो पर्पस था वो टू प्रॉन्ज्ड इसके मोटिव्स थे। एक तो ये था कि जो हमारा स्कूल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है वो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से मैच नहीं करती थी। ठीक हो गया। यानी यूँ समझ लीजिए कि हमारा जो ग्रेजुएशन है वो 14 ईयर्स का था, जबकि इंटरनेशनली जो ग्रेजुएशन है वो 16 ईयर्स का होता है। ठीक है। तो इस मिसमैच को यानी ख़त्म करने के लिए हमने एक BS 4 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया। यानी अब आप इंटर के बाद अब 4 ईयर्स कंप्लीट करके मास्टर की डिग्री ले सकते हैं, जिसे हम BS प्रोग्राम कहते हैं, 8 सेमेस्टर्स का। यानी अब आपकी 16 ईयर्स की मास्टर डिग्री हो, जिसे हम ग्रेजुएशन कहेंगे। ठीक हो गया। जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास BA BSc ऑलरेडी चल रहा था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा। अब ये है क्या बेसिकली, ये 60 क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स है जो कि 20 कोर्सेज पर टोटल मुश्तमिल है। यानी 20 कोर्सेज इसके अंदर हैं, 3 क्रेडिट आवर्स ऑफ ईच। हर कोर्स 3 क्रेडिट आवर का होगा। इसके अंदर अब 39 क्रेडिट आवर्स वो होंगे जो कि हर स्टूडेंट, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है, चाहे वो BS कर रहा है, चाहे वो ADP कर रहा है, 39 क्रेडिट आवर्स सब ने मुश्तरका पढ़ने हैं। सही। यानी 13 कोर्सेज 3 क्रेडिट आवर ईच के हर स्टूडेंट एक जैसे पढ़ेगा। एक जैसा पढ़ेगा। अब इनकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है ब्रेड्थ कोर्सेज। ब्रेड्थ कोर्सेज की फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें नेचुरल साइंसेज है, ठीक है, सोशल साइंसेज है और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है। ठीक हो गया। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में से स्टूडेंट 2 कोर्स लेगा, सोशल साइंसेज में से दो कोर्स लेगा और नेशनल साइंसेज में से 2 कोर्स लेगा। सही है। तो ब्रेड्थ कोर्सेज में से 6 कोर्सेज आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है। फिर दूसरी है फाउंडेशन स्किल्स। ठीक है। फाउंडेशन स्किल को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक है एक्सपोजिटरी राइटिंग, जिसके 3 कोर्सेज लेगा स्टूडेंट। ठीक है। यानी जो आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना। और दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से 2 कोर्सेज लेगा। तो फाउंडेशन स्किल इसलिए इसका नाम रखा गया है कि ये वो बेसिक स्किल्स हैं जो हर किसी स्टूडेंट को आनी चाहिए। स्टैट हो गया, मैथ हो गया, इसी तरीके से इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश लिखना, एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर उसको कवर अप किया गया है 3 कोर्सेज में। तो 6 कोर्सेज वो हो गए, 3 ये हो गए, 11 और 2 ये हो गए, यानी 13। अब आप आ जाएं इसके अंदर, एक है सिविलाइजेशन स्टडीज। ठीक है। सिविलाइजेशन स्टडीज के अंदर हमने 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज। एक कोर्स वो उसका यानी 13 कोर्सेज को हमने 3 ब्रॉड कैटेगरी में तकसीम किया हुआ है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा, ये मैंने आपको तफसील जो बताई है, इसका मकसद क्या है? बेसिकली वही है कि डाइवर्सिफिकेशन। जब हम BA BSc करके बच्चे को बाहर मसलन भेजते थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, या वो जॉब मार्केट में जाना चाहता था, तो वो इस काबिल नहीं होता था कि कहीं जॉब मार्केट में अपनी जॉब सर्च आउट कर सके। उसकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन था वो, क्योंकि देखिए इस वक्त इंटरनेशनली इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गई हैं, बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गई है, क्योंकि अब तो चीजें बढ़ती जा रही हैं, जिद्दत आती जा रही है, जैसे हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप अगर एक सिंपल BA BSc को ग्रेजुएशन करके बाहर उसको भेजते हैं तो वो जॉब मार्केट में फारिग फिरता रहता है। तो मेन मकसद इस ADP प्रोग्राम का ये था कि उसको वो स्किल्स देकर, अगर वो क्विट करना चाहता है ADP के बाद, हाँ, तो वो कम से कम जॉब मार्केट में जाकर अच्छी जॉब हासिल कर सके। हाँ, तो ये जो मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं, उसके पास हर किस्म का नॉलेज होगा और वो हर किस्म के नॉलेज के साथ किसी न किसी जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। सही। अब इसके पैरेलल चल रहा है BS प्रोग्राम। ठीक है। अब इंटर के बाद बेसिकली जब आप इंटरमीडिएट करते हैं तो अब आपके पास 2 चैनल हैं ग्रेजुएशन के। एक तो मैंने ADP बता दिया आपको। जी। दूसरा, अगर आप ADP में नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट BS के अंदर एडमिशन ले लीजिए। ठीक हो गया। BS के अंदर भी वही पहले 2 साल आपको वही 39 कोर्सेज पढ़ने होंगे जो कि आपको ADP में पढ़ने थे। ठीक है। तो इसका मतलब है ADP कर लें चाहे BS कर लें, पहले 2 साल आपने सारे स्टूडेंट ने
39 क्रेडिट आवर्स के कॉमन कोर्सेज पढ़ने ही पढ़ने हैं। सही, मतलब दोनों में है ये इतना ही टाइम। हाँ जी, अगर आप एडीपी के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बीएस के 5th सेमेस्टर में मर्ज हो जाएंगे आगे। ठीक हो गया। और अगर आप क्विट करके जॉब मार्केट में आना चाहते हैं तो आपको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की डिग्री दे दी जाएगी और आप मार्केट में चले जाएंगे। ठीक हो गया। और अगर आप बीएस में एडमिशन ले रहे हैं और वहां से क्विट करना चाहते हैं, यानी इस सिस्टम में बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। थोड़ा आसानी भी हो गई, आसानी हो गई, स्विचिंग की भी है। ठीक हो गया। और एग्जिट और एंट्री भी है। एग्जिट और एंट्री इस तरह से है कि अगर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं बीएस करके वो समझता है आगे मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ। तो वो 2 साल पढ़ के 4 सेमेस्टर क्विट करेगा तो उसे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की डिग्री बीएससी में से दे के फारिग कर दिया जाएगा। सही। और अगर कंटिन्यू करेगा तो उसको फिर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक कैरियर काउंसलिंग जिसे कहते हैं कि होना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली कि उन्होंने करना क्या है, एक्चुअली वो चाहते क्या है, किस तरह की, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जिद्दत आती जा रही है तो लोगों को उसी तरीके से थोड़ा ढालना भी बड़ा ज़रूरी है। वो जो एक माइंड ऑलरेडी सेट किया गया है उससे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसा है, कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए? आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है जो कि नीड ऑफ द आवर में इसे कहते हैं। देखिए, हमारी वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है डॉक्टर इंजीनियर वाली। मसलन हम लोग बेसिकली अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करते हैं बच्चों के हवाले से, और हम समझते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद हम बड़े सिक्योर हो जाएंगे और जॉब्स के रूटीन को जो है ना 100% मिल जाएगी। जबकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मार्केट कंडीशन है, बेतहाशा डॉक्टर्स भी अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं। गो कि उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपना प्राइवेट बिजनेस यानी क्लिनिक चला सकते हैं, लेकिन वो भी उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक आप उसमें स्पेशलाइजेशन ना करें। सिंपल एमबीबीएस के पास भी बहुत अब इतना ट्रेंड पेशेंट्स का नहीं होता। इसी तरह इंजीनियर्स के लिए तो वो ऑप्शन भी नहीं होती कि वो अपना कोई प्राइवेट बिजनेस कर सके। उनको तो जब तक किसी इंडस्ट्री में या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। हमारा यही जो एक डायलेमा है जिसकी वजह से हम इसमें फंसे हुए हैं कि हम इंजीनियर कैरियर काउंसलिंग, ये जो 2 प्रोग्राम जिनका अभी हमने जिक्र किया, एडीपी और बीएस प्रोग्राम, इसके अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट है वो बेसिकली इसलिए इसमें लॉन्च की गई है कि एक स्टूडेंट अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को उन्हीं सब्जेक्ट्स में से डिटरमिन करेगा। सही। यानी जब वो एडीपी के बाद अगर स्टडीज को आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो वो अपना मेजर, यानी अब बीएस में अगर आप 5th सेमेस्टर में आएंगे तो आपको 1 मेजर या 2 माइनर या 1 मेजर या 1 माइनर या 2 माइनर या 1 मेजर, इस तरह कॉम्बिनेशंस के साथ आपने, अब ये मेजर है क्या? मेजर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आप किस एरिया में स्पेशलाइज करने जा रहे हैं। मसलन पहले 2 साल आपने तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, लेकिन आपको यह एहसास हुआ कि यार इकोनॉमिक्स मुझे अच्छी लगती है, मुझे इकोनॉमिक्स में आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू चाहिए। तो यहाँ से एक हमने जो इसमें एक अरेंजमेंट रखा हुआ है बीएस प्रोग्राम में, वो एचईसी ने बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम और लैब वर्क्स का रखा हुआ है। ठीक है। यानी 9 वीक्स का एक स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करेगा। ये बेसिकली उसकी कैरियर काउंसलिंग का एक हिस्सा है। सही। यानी उसको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी कि उसका इंटरेस्ट किस एरिया में है, किस एरिया में उसको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाए, और अगर उसकी एक्सपर्टीज वहाँ अच्छी बन रही हैं तो डेफिनेटली वो उसको अपना कैरियर इन फ्यूचर जो है ना वो बना लेगा। ठीक है। तो ये बड़ा एक, लेकिन फिर मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि ये क्योंकि सिस्टम अभी लॉन्च हुआ है, इसको थोड़ा इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। ठीक है। अभी हमारा माइंड सेट अभी उस लेवल पे नहीं आया। अभी हम वही एनुअल के जो बीए बीएससी के कोर्सेज हैं उसी पैटर्न पर हमारा माइंड सेट है। जब तक हम वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स का माइंड, तो कंसेप्चुअली उनका थोड़ा सा जो है ना थॉट डेवलप होगा, तब जाके ये हम कैरियर काउंसलिंग के लिए उनको तैयार कर सकेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो बीएस प्रोग्राम है इससे मियारी तालीम में बेहतरी आएगी? देखिए मैंने ये पहले भी आपसे अर्ज किया था कि डिपेंड करता है कि हाउ मच वी आर डेडिकेटेड एंड कमिटेड विद द एजुकेशन सिस्टम। जब भी कोई सिस्टम इवॉल्व होता है उसको एवोल्यूशन से उसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो रिमूव होती है। ठीक है। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सेमेस्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ा इशू है कि जो
टीचर स्टूडेंट का एक कम्युनिकेशन गैप Communication है, gap जैसे है, आपने हाँ। भी अभी बताया, और उसकी वजह वही खौफ है कि हमने टीचर को ट्रेन नहीं किया सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाने के लिए, ठीक। और वाकई ही उसको उसकी जो इंग्रेडिएंट्स मैं कहूँगा कि सेमेस्टर सिस्टम के इंग्रेडिएंट्स का ही नहीं पता कि एक टीचर को पेपर इवेलुएट कैसे करना है, पेपर बनाना कैसे है, और पढ़ाना कैसे है। जब तक आप टीचर्स को इन पैरामीटर्स पे ट्रेन नहीं करेंगे, आप सेमेस्टर सिस्टम से बेटर रिजल्ट्स और फ्रूट्स हासिल नहीं कर सकते। मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह हम सरकारी कॉलेजेस की बात करें, उसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं प्राइवेट इदारे भी जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोगों ने एक यूँ समझ एक बिजनेस भी अपना एक किस्म का प्लान किया हुआ है कि इससे कुछ अर्निंग भी हो जाती है, और सेकेंडली लोग समझते हैं शायद प्राइवेट में इदारे में अगर हम जाएंगे तो हम बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं बानिस्बत अगर हम किसी गवर्नमेंट इदारे में, कॉलेज में एडमिशन में। क्या समझते हैं, इसका जो तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान है वो ख़तरा है या ठीक है? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, और हमें एक चैलेंज के तौर पर इसको हमने हमेशा टेकअप किया है, क्योंकि देखें इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कंपटीशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, कि जब आपके कंपेटिटर्स ज़्यादा मार्केट में आते हैं तो आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। ख़तरा तो हम इसको इसलिए नहीं समझते कि हम उसको एज अ कंपेटिटर देखकर अपनी एफिशिएंसीज को रीडिज़ाइन कर इम्प्रूव करते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ को रीडिज़ाइन करते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इस वक्त मैंने जैसे मुल्तान डिवीज़न की मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ कि मुल्तान डिवीज़न में इस वक्त 70 पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं। उन 70 पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में से 36 जो हैं वो फीमेल के हैं, 24 मेल के हैं और 10 कॉमर्स कॉलेज हैं। अब अगर मैं इनमें इनरोलमेंट की बात करूँ आप तो देखें तकरीबन 69,765 स्टूडेंट इनरोलमेंट हमारे पास मुल्तान डिवीज़न में पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में, जबकि प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस की तादाद वो 163 है पूरे मुल्तान डिवीज़न में, और अगर उनकी टोटल इनरोलमेंट देखें तो ऑलमोस्ट 47,600 समथिंग है या 800 समथिंग है। तो क्वांटिटी में यानी तादाद में वो ज़्यादा हैं लेकिन इनरोलमेंट उनकी कम है। सरकारी कॉलेजेस 70 होने के बावजूद हमारी इनरोलमेंट उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो एक तो हमारे लिए जो पॉजिटिव सिग्नल ये है कि अभी भी जो मेजर ट्रेंड है लोगों का, यानी जो एतमाद जिसे आप कह लें, वो हमारे पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस से उठा नहीं है। दूसरा मैं इसको रियलिस्टिक बेस पे अगर कहूँ तो अफोर्डेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी कहते हैं कि लोग अफोर्डेबल समझते हैं पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस को, दैट्स वाई वो ज़्यादा रुझान इनका यही नहीं होता है। मैं 2019 में प्रिंसिपल था गवर्नमेंट विलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज का, तो उस दौर में मेरे होते हुए एक बच्चे ने वहाँ पे 3rd पोजीशन ली, जबकि 1970 से वो कॉलेज इस्टेब्लिश्ड है। तो ये उसी साल मियां चुन्नू गर्ल्स कॉलेज से टॉप किया बच्ची ने, खानेवाल गर्ल्स कॉलेज से टॉप किया, खानेवाल बॉयज़ कॉलेज से टॉप किया। तो हमें ये इंकरेजमेंट मिलती है कि पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में भी पोजीशंस आ रही हैं, बिल्कुल, और वाकई ही अभी भी वहाँ से हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जहाँ तक खतरे वाली बात है, वो खतरा तो मैं उसको इसलिए नहीं समझता कि हम इसको एज अ कंपटीशन पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपनी जो डिलीवरी है यानी डिलीवरी ऑफ एजुकेशन उसको बेहतर बनाने के लिए मज़ीद एफर्ट्स अभी दरकार हैं, ताकि हम मज़ीद जो है वो अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकें। और बेसिकली जो पर्पस है वो हमें जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस का है वो तो है ना पब्लिक सर्विस, यानी आवाम की खिदमत, सस्ती एजुकेशन। अब इसमें अभी हम जब BS और ADP प्रोग्राम की बात कर रहे थे, अब ये सेमेस्टर बेस हो गया है। अब यहाँ भी थोड़ा सा जो फी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा इन्हेंस होगा, यानी बच्चे उस फी में नहीं पढ़ पाएंगे जो कि वो पहले पे कर रहे थे। एक ये बहुत बड़ा इशू है, यानी अगर हम इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर देखें डिमांड एंड सप्लाई के अंदर, तो ADP और BS प्रोग्राम लॉन्च करने से जो गरीब बच्चा है उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ है,
क्योंकि एक सेमेस्टर की फीस तकरीबन 12 से 15,000 के दरमियान बनती है। बिल्कुल ऐसे ही ये क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे एक तरफ आपका एजुकेशन और सेकेंडली आपका इलाज, ये दोनों चीजें आपकी महंगी हो गई है। हाँ, तो ये एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ज़रूर है कि अफोर्डेबिलिटी में वो बच्चे अब जिनको हम पूरे साल में सिर्फ 4,000 फीस लेके पूरा साल पढ़ते थे वो, और पूरी डिग्री कंप्लीट कर लेते थे वो 6-7 हज़ार में, अब वो तकरीबन 60 to 70,000 पे करेंगे तो उनको BS की या ADP की डिग्री जो है उनको ले पाएंगे। तो ये एक हमारा एक उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ज़रूर है। लेकिन ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम कोई ऐसे स्टूडेंट के इंट्रोड्यूस कराएं, स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस कराएं, तो हो सकता है उसमें हम ये जो पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उसको हम कवर अप कर सकते हैं। ये था यहाँ पर जो खवातीन का डिग्री कॉलेज जो है वो किया जाता था, जहाँ पे आपको इजी बच्चियों के लिए बड़ा आसानियाँ थी कि वो तालीम हासिल कर सकते हैं, या अगर उनके मार्क्स कम भी हैं तो उसके बावजूद भी एडमिशन हो जाते थे। लेकिन अभी उनका जो सारा है वो सिस्टम उन्होंने अपना जो है वो वाइंड अप कर दिया है। जब आपके एंटर के बाद इसी तरह BS प्रोग्राम्स वगैरह, मतलब उसको भी आधी यूनिवर्सिटी ही बना दिया गया जी। वो बेसिकली तो यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी बन गई है। हाँ, और वहाँ बस पहले ये था कि उन्होंने कुछ कॉलेज लेवल के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू किया था, इवन इंटर भी वहाँ हो रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर जी, और साथ साथ उन्होंने BS के साथ BA BSc भी चलाया हुआ था। लेकिन क्योंकि अब HEC की पॉलिसी है कि अब आपने ADP और BS प्रोग्राम भी लॉन्च करने हैं हर जगह, तो अब आपका वो एक तो उन्होंने इंटर का वहाँ जो एडमिशन था वो खत्म कर दिया है, दूसरा वहाँ पर अब क्योंकि सेमेस्टर आ गया तो वही फीस स्ट्रक्चर सेमेस्टर बेस्ड होगा। और उसकी वजह यह है कि जब हम सेमेस्टर चलाते हैं तो हमें किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेनी होती है। ठीक है, एफिलिएशन के लिए जो यूनिवर्सिटी की फी रिक्वायरमेंट है उसको हमें मैच करना पड़ता है। दैट्स वाई वो फीस जो है हमें बढ़ानी पड़ती है बच्चों की। सही, तो ये एक प्रॉब्लम तो है बच्चों के लिए अफोर्डेबिलिटी का। हाँ, क्योंकि फिर बहुत सारी बच्चे या बच्चियां जो हैं वो इस वजह से भी रह जाते हैं कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फिर तालीम और डिग्री हुई है कि फिर या तो वो प्राइवेट तरीके से उसको पेपर्स दे के हासिल कर लेते हैं या फिर इदारे के साथ मुंसलिक नहीं हो सकते। बस वो प्राइवेट का चैनल भी अब वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा ना जी अब, क्योंकि जब से ADP और BS प्रोग्राम्स आए हैं, हाँ, आप प्राइवेट नहीं कर सकते आप। आपको प्राइवेट के लिए भी जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है सर, कोई मैसेज देना चाहें आज से क्योंकि एजुकेशन के सिस्टम के हवाले से भी, और जो हमारे बच्चे और बच्चियां देख रहे हैं जो अपने फ्यूचर के हवाले से बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके बारे में भी बताइएगा, हमें क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, जहाँ तक फ्यूचर के बारे में है तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग को देखते हुए जो है ना वो अपने करियर को वो फोकस करें, क्योंकि जब आपका प्रोफेशन आपकी हॉबी बन जाता है तब आप उसमें बड़े एक्सेल करते हैं, ग्रो करते हैं। यानी जिस चीज़ का आपको शौक है अगर वही आपका प्रोफेशन भी है तो डेफिनेटली आप इंजॉय करते हैं उसके, आप टेंशन में नहीं आते। हाँ। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश यही करें कि जो नीड ऑफ द मार्केट है, रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए उन्हें इंटरनेशनल मार्केट से इंटीग्रेट होना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट से इंटीग्रेट होने के लिए उनको ये देखना होगा कि इंटरनेशनली किन चीज़ों की डिमांड इस वक्त इमर्ज कर रही है, और जिन चीज़ों की डिमांड इमर्ज कर रही है उन्हीं के अंदर वो अपने करियर को जो है ना वो डेवलप करना शुरू करें। जैसे IT इंडस्ट्री है, साइबर सिक्योरिटी का फील्ड बहुत आजकल इन है। जितने भी IT एक्सपर्ट हैं, ये बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये कह लीजिए कि हमारे यहाँ IT की इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकी, तो हमारे यहाँ बहुत से IT का वो स्कोप नहीं बन सका। जबकि आप बाहर के मुल्कों में जाए तो वहाँ आपको IT ग्रेजुएट तो वो फौरी तौर पर एम्प्लॉय कर लेते हैं और बड़ा हाईली पेड होता है। सही। तो इन चीज़ों को देखें कि आपकी मार्केट नीड्स क्या हैं, लोकल मार्केट्स हैं, इंटरनेशनली किन चीज़ों की डिमांड आप कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में, और काफ़ी बड़ी डिटेल से आपने जो है वो एजुकेशन के हवाले से बात की। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।